प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं आज की बीपीएससी टीआरई 4.1 की बिहार शिक्षक भर्ती 2025 की आज की विज्ञान की क्लास में, जहां पर मैं कुलदीप सर आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करते हुए आज की इस विज्ञान की मैराथन में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज बेहतरीन से बेहतरीन सवाल कल तो हमने किए, उससे भी बेहतर सवाल और थोड़े से हार्ड टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन जो है हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में पधार लेंगे, अपनी प्रेजेंटी लगा देंगे लाइक के साथ। और जिन जिन लोगों ने आज की सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी का बहुत बहुत और बहुत बड़ा धन्यवाद। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और उसके पहले आप सभी को बताएं कि कुलदीप सर जब भी क्लास स्टार्ट करते तो एक मोटिवेशन तो बनता है। मोटिवेशन क्या है? हर दर्द को सहना पड़ता है, हर रात को जगना पड़ता है। हर दर्द को सहना पड़ता है, हर रात को जगना पड़ता है। मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती है मेरे दोस्त, मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती है मेरे दोस्त, उसे पाने के लिए लड़ना पड़ता है। और लड़ना मतलब मेहनत करना होता है। और जो मेहनत करने वाला बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उन सभी का आज के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। और जो मेहनत करने के लिए तैयार है, एक बार अपने हाथ खड़ा कर देंगे। और जो अपने सपने पूरा करना चाहता है वो भी आज के सेशन को लाइक कर देगा और सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। सब लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे। चलिए जी, सभी का स्वागत है जी। सभी लोग आ गए हैं, बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी तरह से इसी मोटिवेशन के साथ हमेशा आगे बढ़ना मेरे दोस्तों, क्योंकि यही मोटिवेशन जो है आपको हमेशा जो है जागृत रखता है कि आपको क्या करना है अपनी जिंदगी में। ठीक है, चलिए जी, सभी लोग रेडी है तो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे जी। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा ये कहां पर आया था। ये हमारे एमपी टेट में पूछा गया सवाल है। ये एमपी टेट में पूछा गया सवाल है। इसका आंसर सभी लोग कर देंगे कि एंटीबायोटिक से कौन सी बीमारी ठीक नहीं होती है। और सभी लोग आंसर कर रहे हैं कि सर टिटेनस नाम की जो बीमारी है वो इससे ठीक नहीं होती। एक बात मुझे बताओ सभी लोग, मुझे देखो, पहला एक क्वेश्चन जो है ना आपके परखच्चे उड़ा दिए भाई साहब। पहले क्वेश्चन ने आप सभी के परखच्चे उड़ा दिए। एक बात मुझे बताओ, ये एंटीबायोटिक नाम की जो दवा है, ठीक है जी, सबसे पहले एंटीबायोटिक का नाम बताओ। सबसे पहले एंटीबायोटिक का नाम इन्हें हमसे बोलता है साहब पेनिसिलिन। सभी को याद है जी, सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन को खोज निकालने वाले वैज्ञानिक का नाम था भाई साहब अलेक्जेंडर जी थे। कौन थे? अलेक्जेंडर थे। और ये पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक कौन से पैथोजन के ऊपर काम करता है जी? ये काम करता है जीवाणु के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर? जीवाणु के ऊपर काम करता है। क्या ये विषाणु के ऊपर काम करता है? क्या ये वायरस के ऊपर काम करता है? जी बिल्कुल नहीं जी, ये विषाणु के ऊपर काम करता नहीं है। तो आपको ये सोचना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो भाई साहब विषाणु के वजह से होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के वजह से होता है। तो एक बात मुझे बताओ, हमने खसरा के बारे में पढ़ा है। ये खसरा नाम की जो बीमारी है विषाणु जन्य बीमारी है। कैसी है? विषाणु जन्य बीमारी। तो ऑब्वियस ट्यूबरक्लोसिस, टिटेनस, क्लोरेरा, ये सभी के सभी आपके जीवाणु के कारण होती है। किसके कारण? जीवाणु के कारण होती है। तो ऑब्वियसली इनके लिए हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, पर जो विषाणु के कारण बीमारी हो रही है उससे हम दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह की मेंटालिटी जो आपको खुद को बनानी है। डन है? सोच क्या है? तुक्का नहीं मारना है। डन है? और यहां पर मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों ने तुक्का मारा है। कितने लोगों ने अपना आंसर चेंज किया? एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। देखो, अभी गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले समय में बीपीएससी के पेपर में ये गलत नहीं होना चाहिए। डन है? क्लियर है? चलो जी, बहुत बढ़िया, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन में आप सभी से पूछता हूं कि ट्यूबरक्लोसिस जो है हमारे कौन सी तंत्र को इन्फेक्ट करता है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं साहब कोलेरा की, ठीक है जी, ये अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हैजा जिसे बोलते हैं, बराबर कोलेरा बोलेंगे। ये कौन से तंत्र को इन्फेक्ट करता है? ये हमारी श्वसन प्रणाली को इन्फेक्ट करता है। किसे? श्वसन प्रणाली को इन्फेक्ट करता है, जिसे मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलता हूं। और कोलेरा किसे इन्फेक्ट करता है जी? ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे मैं स्मॉल इंटेस्टाइन बोलता हूं। क्या बोलता हूं? स्मॉल इंटेस्टाइन, माने कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। किसको? डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना। यहां तक क्लियर है जी? बहुत बहुत बढ़िया। और उसी तरह से ये बहुत सारी बातें जो यहाँ पे हमने लिखकर बता दी है,
इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है आपको कहां पर मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, हमारा चैनल है साइंस बाय टीपी। साइंस बाय टीपी हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है हम वहां पे डाल देंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर सभी लोग इस टेबल के ऊपर ध्यान देंगे। ये टेबल भी आपको साइंस बाय टीपी में मिल जाएगा अगर आप चाहते हो तो। बैक्टीरियल डिसीज का नाम बताऊंगा तो डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, कोलेरा, टाइफाइड, न्यूमोनिया, ये सभी के सभी आपके बैक्टीरियल डिसीज होते हैं। वायरल डिसीज की बात करूंगा तो जितना भी कॉमन कोल्ड माने कि मम्प हो गया, मिसल्स हो गए, वायरल जितने भी प्रकार के, ठीक है। उसके बाद फंगल डिसीज के बारे में अभी अभी हमारे बीपीएससी में पूछा गया है, रिंग वॉर्म। ये क्वेश्चन आपने पूछा होगा शायद। रिंग वॉर्म नाम की जो एक बीमारी होती है जिससे आपके स्किन के ऊपर जो सब एक रिंग टाइप जो धब्बा बन जाता है, वो किसका कारण होता है, ये क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में इस बार आया था। तो ऑब्वियस है आपका आंसर रिंग वॉर्म किसके वजह से होता है, तो एक प्रकार की ये फंगल डिसीज होता है। और उसी तरह से एक और बीमारी है एथलीट्स फुट, इसके बारे में पूछा गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि एथलीट फुट नाम की जो बीमारी होती है, ये देखो बहुत सारे लोगों को होते हैं। एक बात मुझे बताओ, बरसात में जनरली पानी में ज्यादा रहने की वजह से जो है, जो हमारी उंगलियां होती है, उंगलियों के बीच में धब्बे बन जाते हैं और यहाँ पे फंगल इंफेक्शन होता है, वहां पे खुजली होती है। ये है हमारा एथलीट फुट है। और कौन सी बीमारी है, एक प्रकार की फंगल इंफेक्शन होती है। डन है, क्लियर है, डन है। और उसी तरह से प्रोटोजोअल डिसीज में मलेरिया के बारे में सबसे ज्यादा पूछा गया है। किसके बारे में, मलेरिया के बारे में। एक बात मुझे बताएंगे कि मलेरिया का पैथोजन का नाम कौन सा है, मलेरिया के पैथोजन का नाम कौन सा है, मलेरिया का मच्छर का नाम कौन सा है जिसकी वजह से ये मलेरिया को फैलाने का काम करता है। और उसी तरह से मलेरिया जो होता है भाई साहब, हमारे कौन से ऑर्गन के ऊपर इन्फेक्ट करता है, जिसे अटैक करता है। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और अभी अभी जो पेपर हुआ था भाई साहब, वहां पे ये पूछा गया था कि मलेरिया की दवा कौन सी है, मलेरिया की दवा। अभी अभी शायद जो बिहार कांस्टेबल का पेपर हुआ, वहां पे पूछा गया था कि मलेरिया की जो दवा है वो कौन से पेड़ से निकाली जाती है। सिंकोना नाम का पेड़ हमने पढ़े, और उसका कौन सा ऑर्गन जो इस्तेमाल किया जाता है, तो पेड़ की छाल होती है। डन है, ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये भी क्वेश्चन जो है आपके यूपी टेट में पूछा गया सवाल है, ये यूपी टेट में आया हुआ सवाल है। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग करते हैं। चलिए जी फास्ट, चलिए बताइए। संचार उपग्रह जिसे हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, माने कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसे बोलते हैं, ये इनवेरिएबल होता है, तो इसे और कौन से नाम से पहचाना जाता है। चलिए जी आंसर करेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया जी। इसका आंसर क्या करोगे, इसका आंसर रहेगा आपका, इसे बोलेंगे हम जियो स्टेशनरी बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, जियो स्टेशनरी बोलेंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर मैं जियो स्टेशनरी की बात कर रहा हूं, एक्चुअली हमारे पास दो प्रकार के सैटेलाइट होते हैं। एक होते हैं आपके जियो स्टेशनरी, माने कि वो हमारे एक ऐसी ऑर्बिट में घूमेंगे जिससे अगर इसे आप हमेशा यहाँ पे दिखाई दे रहे हो तो ये हमेशा इसको यहाँ पे दिखाए, माने कि यहां से यहाँ पे पॉइंट आ गया तो ये आपको यहीं पे दिखाई देगा। माने कि जब कभी भी मैं उसे देखूंगा तो हमेशा मुझे वो यहीं पे दिखाई देगा। इस तरह से वो इस तरह से घूमता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका सैटेलाइट है, ये क्या है आपका, ये वाला सैटेलाइट है, बराबर है। और जब मैं इसे देख रहा हूं धरती से तो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। जब कभी मैं इसे धरती से देखूंगा तो भाई साहब ये हमेशा मेरे आंखों के सामने ही मुझे नजर आ रहा है। कहने का मतलब क्या है जी, ये मेरे लिए स्टेशनरी हो गया। मेरे लिए क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया। मान कि जमीन से जब भी उसे देखोगे वो हमेशा एक ही जगह पे आपको दिखाई देगा। इसे हम क्या बोलेंगे, जियो स्टेशनरी बोलेंगे। और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा गया है कि धरती से ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट कितनी होती है, इसकी हाइट कितनी होती है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है। तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर लगभग जो है 36,000 किलोमीटर जो है ये इसका अंतर होता है। लगभग जो एज एन एवरेज जो है वो कितना होता है, ये होता है आपका 36,000 किलोमीटर होता है। इसे आपको याद रखना है, डन है। और ये जो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, मैंने कल ही क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे कौन सी तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। चलो बताओ, कल हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें हम कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने बढ़े थे भाई साहब, इसमें हमने माइक्रोवेव जो तरंगे होते हैं इनका इस्तेमाल करते, ऐसे पढ़े थे, बराबर है। और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है जी, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं ये बड़े काम के होते हैं।
आप रेडियो कम्युनिकेशन कर लो, रेडियो चलता है, आपका टीवी सेट चलता है, और उसी तरह से भाई साहब लड़ाई की जगह कि जब कभी भी वार हो उस टाइम पे, और उसी तरह से भाई साहब वेदर रिपोर्ट जो भी आपको मिलती है वो सभी के सभी जो है देने का काम कौन करता है? ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही करता है। डन है? चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो इसका भी आंसर कर देंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की चालकता तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है? ये फिर से एक बार सवाल आपके एमपी टेट में पूछा गया सवाल है। सेम टू सेम सवाल भाई साहब आपके राजस्थान की जो अभी टेट हुई थी, राजस्थान की जो अभी टेट हुई थी भाई साहब, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया दोनों एग्जामिनेशन में, बस थोड़ा सा फॉर्मेट जो है आगे पीछे था, इसलिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, क्योंकि एकमात्र बीपीएससी है जिसमें आपको 5 ऑप्शन नजर आते हैं, बराबर है। बाकी राज्यों में नहीं जी, 4 ही ऑप्शन आपको नजर आएंगे। इसका आंसर आप क्या करोगे? कॉपर, जर्मेनियम, सिल्वर एंड आयरन। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बिल्कुल सही उत्तर करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनरली हमने ये पढ़े कि कोई भी चालक क्यों ना रहे, कोई भी चालक माने कि कोई भी कंडक्टर क्यों ना रहे, कोई भी कंडक्टर क्यों ना रहे भाई साहब, इसका अगर आप तापमान बढ़ाते हो तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? चलो बताओ, सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताएंगे कि मान लीजिए मेरे घर में तांबे से बना हुआ भाई साहब पूरा का पूरा तार जो है चढ़ा हुआ है, वो अगर गर्म हो रहा है, वो अगर हिट हो रहा है, तो उसकी चालकता के ऊपर, इसके कंडक्टिविटी के ऊपर, उसके रेजिस्टेंस के ऊपर असर क्या होगा? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर जब कभी भी किसी कंडक्टर का तापमान बढ़ता है तो उसके कारण उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्या बढ़ता है? रेजिस्टेंस, माने कि प्रतिरोध बढ़ रहा है। अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इसकी कंडक्टिविटी भाई साहब कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। इस बात के ऊपर आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर किसके बारे में बताया गया है या क्या पूछा गया है? यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है विद द टेम्परेचर, तो ये केवल किसके लिए होता है? ये जो हमारे भाई साहब जो आपके क्या रहेंगे उसे, जिसे हम मेटलॉइड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? मेटलॉइड्स बोलते हैं। मेटलॉइड्स का मतलब क्या होता है जी? इसे बोलते हैं हम तो उसको बोलते हैं उपधातु बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। ये जो उपधातु है, इनका तापमान अगर आप बढ़ा रहे हो तो इसका रेजिस्टेंस भाई साहब कम हो जाता है। रेजिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली इसकी कंडक्टिविटी जो होती है ये आपकी बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें से कौन एक उपधातु माने कि मेटलॉइड से, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, माने कि जर्मेनियम। इसका क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी, माने कि जर्मेनियम आएगा। क्या पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया है? एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देंगे, क्या ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है? क्या ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया? चालकता तापमान बढ़ने से साथ बढ़ रही है, तो कौन रहेगा? वो जर्मेनियम रहेगा। साथ में एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं कि जो सोलर सेल होती है, जो सोलर सेल, जिसे मैं फोटोवोल्टाइक सेल भी बोलता हूं, क्या बोलता हूं? फोटोवोल्टाइक सेल भी बोलता हूं। इन फोटोवोल्टाइक सेल के अंदर भाई साहब कौन से उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है जी? इसमें हम इस्तेमाल करते हैं सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। और यही सिलिकॉन, इसका भी अगर आप तापमान बढ़ा रहे हो तो इसका रेजिस्टेंस आपका कम होगा। रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है सर, उपधातु का मतलब क्या? उपधातु मतलब एक ऐसे धातु होते हैं जिनमें नॉन मेटल्स और मेटल दोनों के भी गुण जो है मौजूद होते हैं। डन है यहाँ पे? चलो, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछना चाहूंगा जो हमारे बीपीएससी में बार बार पूछे गए। एक बार सभी लोग जो इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि कौन सा ऐसा अधातु है, ऐसा कौन सा अधातु है जो उष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है? उष्मा का सुचालक है। देखते हैं कितने लोग जो इसका आंसर कर सकते हैं। ऐसा कौन सा अधातु है, मानी कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है? इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जिसने बता दिया भाई साहब उसको इनाम मिलेगा। चलो बताओ। बहुत बढ़िया, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। इसका उत्तर रहेगा भाई साहब हीरा रहेगा। हीरा है सदा के लिए। हीरा मतलब वो भाई साहब सोनी मैक्स पे या सेट मैक्स पे जो मूवी आता है ना भाई साहब,
को क्या नाम है उसका, वो अमिताभ बच्चन वाला, वो वाला हीरा नहीं बोल रहा हूं। हीरा माने की डायमंड की बात कर रहा हूं, हीरा माने की डायमंड की बात कर रहा हूं। और आपको ये याद रखना है कि डायमंड की जो हीट कंडक्टिविटी होती है, इसकी जो हीट कंडक्टिविटी होती है, वो हीट कंडक्टिविटी भाई साहब सिल्वर से भी ज्यादा होती है। सिल्वर से लगभग 2.5 टाइम जो है वो ज्यादा होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। डन है, ये हो गया आपकी हीरे के बारे में। और उसी तरह से एक और सवाल इसके बारे में पूछा जाता है, ऐसा कौन सा अधातु है, ऐसा कौन सा अधातु है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ, इट इज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। चलो बताओ जी, ये तो आप आराम से बता दोगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। चलो बताओ, ये तो आराम से कोई भी आंसर दे देगा। मुझे लगता है कि कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेगा। चलिए सभी लोग आंसर करते रहेंगे। सेशन को जैसे ही आ जाते हो एक बार लाइक कर देंगे। और फिर से एक बार आज का टारगेट हम रखते हैं 2000 लाइक का, और 2000 लाइव जो बच्चे भाई साहब आज जो है स्टूडेंट लाने का हम कोशिश करते हैं। चलो उसका आंसर क्या रहेगा जी, उसका आंसर रहेगा आपका ग्राफाइट रहेगा। बहुत बढ़िया, क्या रहेगा, ग्राफाइट रहेगा। और क्या आपको पता है ग्राफाइट कहां कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो पेंसिल होती है, उस पेंसिल के अंदर जो है आपका ग्राफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी अभी चाइना ने एक डार्क बॉम्ब निकाला। कितने लोगों को इसके बारे में पता है? चाइना ने एक डार्क बॉम्ब भाई साहब एक बनाया है। पता है ये क्या करता है? वहां पे ग्राफाइट के पाउडर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें पाउडर फॉर्म ऑफ ग्राफाइट इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और उसी तरह से ग्राफाइट जो है ग्राफाइट जो है एज ए भाई साहब एक प्रकार का उसका जो मिश्रण होता है वो इस्तेमाल किया जाता है लुब्रिकेंट की तरह। किसकी तरह? लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। माने कि घर्षण कम करने के लिए, घर्षण कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ग्राफाइट जो होता है ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, और कैसे होता है, स्लीपरी होता है, सॉफ्ट एंड स्लीपरी होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। डन है, क्लियर है सभी को? डन है, बहुत बढ़िया जी। और उसी तरह से ये ग्राफाइट जो होता है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई बता सकता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में ग्राफाइट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जो आंसर देगा उसको शाबाशी मिलेगी। चलो, जो आंसर देगा उसे शाबाशी मिलेगी। बताओ कि ग्राफाइट का इस्तेमाल हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं, बस मुझे एक बार उसका नाम बता दो। सभी लोग जो इसका आंसर करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के आंसर भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक प्रकार के मंदक के रूप में जो इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, मंदक माने कि एक प्रकार का मॉडरेटर की हिसाब से मदद किया जाता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर किए। और यहाँ पर देखो ये ग्राफ भी पूछा जा सकता है। अब यहां पर आप देख पा रहे होगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, कंडक्टर का ग्राफ नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है? उसकी कंडक्टिविटी कम हो रही है। और वही अगर मैं सेमी करंट की बात करता हूं तो सेमी करंट के लिए ये ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या? इसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है। डन है, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, और ये सवाल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सवाल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो बताओ, इसका आंसर देते हैं, कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। विच ऑर्गन हेल्प्स बर्ड्स ग्राइंड देयर फूड? एक एक नॉर्मल सी बात शायद आपको पता होगी कि जो बर्ड्स होते हैं, ये कौन से ग्रुप से आते हैं? आप बोलोगे कि सर बर्ड जो होते हैं ये कैसे होते हैं जी, बताओ। ये आपके गर्म खून वाले जीव है। कैसे? ये गर्म खून वाले जीव है, माने कि ये वार्म ब्लडेड एनिमल है। साथ में बर्ड जो गिने जाते हैं भाई साहब, एव्स नाम का उनका एक सब ग्रुप होता है। उस एव्स में भाई साहब बर्ड्स गिने जाते हैं, बराबर है। और उसी तरह से ये बर्ड जो आते हैं भाई साहब एक प्रकार के कॉर्डेट्स एनिमल होते हैं। कॉर्डेट्स का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर भाई साहब आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये हमने पढ़े। और बर्ड्स के अंदर भाई साहब चोंच नहीं होती, क्या होते? दांत होते। किसी ने देखे भाई साहब कोई पंछी जिसके भाई साहब 32 दांत हो? चलो बताओ, बर्ड्स के अंदर कितने दांत होते? जैसे कि इंसान के अंदर 32 दांत होते हैं, इंसान के अंदर 32 दांत होते हैं। बर्ड्स के कितने दांत होते हैं? जिसने भी बर्ड्स के माने कि पंछी के दांत गिने, एक बार बता दे कि भाई साहब जी हाँ सर 22 होते हैं, 23 होते हैं, 20 होते हैं, 18 होते हैं, क्या होते हैं? तो आपका आंसर आएगा कि सर इनके अंदर दांत नहीं होते। अगर इनके अंदर दांत नहीं है, इसका मतलब क्या है जी भाई साहब? ये खाने को चबा सकते हैं क्या? दांत नहीं होते माने कि वो खाने को चबा नहीं सकते। चबा नहीं सकते इसका मतलब क्या? वो खाने को पूरा निगल जाएंगे। क्या जाएंगे?
ये निगल जाते हैं, पूरी तरह से निगल जाते हैं। अब एक बात मुझे बताओ, अगर वो खाने को निगल ले ले है तो ऑब्वियसली डाइजेशन में बड़ी तकलीफ होगी ना। जस्ट इमेजिन कीजिएगा भाई साहब, आप चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो और बिना चबाए उसे अगर सीधा सीधा निगल रहे हो, भाई साहब अगले दिन बड़े प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ी ही तकलीफ होगी। और उसी तकलीफ से बचने के लिए आपने अक्सर देखा होगा, पंछी जो है छोटे छोटे पत्थर खाते हैं, छोटे छोटे पत्थर खाते हैं, और ये पत्थर जो है भाई साहब एक पेट में जाके जमा हो जाते हैं, जिसे हम गिजार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? गिजार्ड बोलते हैं। और यही गिजार्ड के अंदर पत्थरों के बीच में जो उन्होंने पूरा का पूरा खाना निगल लिया है, उसको ग्राइंड किया जाता है। क्या किया जाता है? ग्राइंड किया जाता है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर यहाँ पे गिजार्ड रहेगा। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये होता है वो गिजार्ड, जिसके अंदर भाई साहब क्या रहेगा, वो छोटे छोटे पत्थर मौजूद होते हैं जो खाने को भाई साहब ग्राइंड करने में मदद करते हैं। डन है? क्लियर है? एक बात मुझे बताइए, ये बर्ड जो होते हैं इनके बाहर जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, वो अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है? चलो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर लिख के बता देंगे कि वो अपशिष्ट पदार्थ कौन से, माने कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन से जो बर्ड द्वारा निकाले जाते हैं। चलो बताओ सभी लोग एक बार इसका आंसर कर देंगे। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग बेहतरीन तरीके से आंसर कर रहे हैं। ये क्या रहेगा जी? इसका उत्तर रहेगा आपका यूरिक एसिड रहेगा। क्या रहेगा? यूरिक एसिड रहेगा। और यूरिक एसिड की अगर मैं बात करूंगा तो यूरिक एसिड सबसे कम पॉइजनस, सबसे कम पॉइजनस जो है भाई साहब एक्सिटरी प्रोडक्ट होता है। और इसे निकालने के लिए भाई साहब बहुत ही कम जो है जल की आवश्यकता होती है, माने कि पानी की आवश्यकता होती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। डन है? यहां तक क्लियर हो गया जी सभी को? ये बातें क्लियर होगी। चलो एक बात मुझे बताओ, ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? ना उड़ने वाला पंछी कौन सा है? ना उड़ने वाला पंछी कौन सा है? और उस पंछी की खासियत क्या है आप मुझे खुद बताओगे। आप बताओगे सर ये होता है आपका शुतुरमुर्ग होता है। कौन होता है? शुतुरमुर्ग होता है। और आप ही मुझे बताओ, जो डेली मेरा क्लास करते हैं, आप मुझे शुतुरमुर्ग के बारे में कुछ एक एक विशेषता बता दीजिए जो बार बार हमारे बीपीएससी में भाई साहब वो क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट कराया है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलने वाला हूं, बस आप मुझे शुतुरमुर्ग की वो खासियत लिखकर बता दीजिए जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। रिवीजन, देखो रिवीजन हमें करना है, हमारे दिमाग के ऊपर हमें जोर डालना ताकि मुझे वो सभी बातें याद आ जाए जो पहले भी कुलदीप सर ने, दानिश सर ने आपको पढ़ाया है। क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़े है कि शुतुरमुर्ग का जो भाई साहब अंडा होता है, इसका एग का जो सेल मान की कोशिका होती है, ये फिलहाल में हमारे दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका होती है, ये हमने पढ़े। सबको याद आ गया अभी? सबको याद आ गया अभी? बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखते। सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज टू, चलो बताओ सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है और किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? केंद्रीकरण का उपयोग किस लिए किया जाता है? टू सेपरेट द इमिसिबल लिक्विड, जी नहीं। सेपरेट द सोलूबल सॉलिड, जी नहीं। सेपरेट द सस्पेंडेड पार्टिकल, बिल्कुल जी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। क्या रहेगा? जो भाई साहब सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से हम अलग कर सकते। याद रखेगा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? वो हमेशा उसके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने जल में मट्टी डाल दी, जल में मैंने मट्टी डाल दी, तो आप मुझे बताओ क्या ये मट्टी जल में घुलनशील होती है? तो नहीं। तो आपको याद रखना है कि भाई साहब एक लिक्विड रहेगा, एक लिक्विड रहेगा और दूसरा जो पदार्थ रहता है वो अघुलनशील होता है। दूसरा कैसा होता है? अघुलनशील पदार्थ अगर आपने भाई साहब यहां पे डाल दिए, अघुलनशील और भारी अगर है, तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन, माने कि केंद्रीकरण का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें भी पढ़ी है। जैसे कि मान लीजिए आपको ब्लड में से प्लाज्मा अलग करना है। क्या अलग करना है? प्लाज्मा अलग करना है। और उसमें सेल अगर अलग करना है, ब्लड सेल अलग करना है, तो आप कौन सी मेथड का इस्तेमाल करोगे? सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करोगे। और उसी तरह से अगर मान लीजिए आपको दूध में से अगर क्रीम को अलग करना है, किसे? क्रीम को अलग कर रहे हैं, तो बस अब उसके लिए भी हम केंद्रीकरण की जो प्रक्रिया होती है, केंद्रीकरण की जो प्रक्रिया होती है, इसका इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह से भाई साहब जो हमारी वॉशिंग मशीन काम करती है,
जो वॉशिंग मशीन होती है भाई साहब, वो भी कौन से सिद्धांत पे काम करते हैं, तो वो भी केंद्रीकरण माने कि सेंट्रीफ्यूगेशन की मेथड के ऊपर काम करते हैं। डन है, यहां तक क्लियर है जी, चलो बहुत बढ़िया। एक बात मुझे बताओ, अगर प्लाज्मा की बात निकल ही गई है तो ये सभी लोग मुझे एक बार रिवाइज करके बता देंगे कि अगर मैं ब्लड की बात करूं, अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड में जो लिक्विड होता है भाई साहब, इसे हम क्या बोलते हैं, उस लिक्विड को हम बोलते हैं प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ये प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है आप लिख के बता दोगे। और उसी तरह से जो सेल्स माने की कोशिकाएं होती है वो कौन सी रहेगी? ये आपकी आरबीसी रहेगी, ये आपकी डब्ल्यूबीसी रहेगी, ये आपकी प्लेटलेट्स रहेंगे, प्लेटलेट्स रहेंगे, और कुछ पैमाने आपको कुछ प्रोटीन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो ये आरबीसी कितना प्रतिशत, और ये जो बाकी तत्व होते हैं ये कितना प्रतिशत होते हैं, सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता देंगे। और उसी तरह से ये सवाल पूछा गया है कि प्लाज्मा जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है, और पीएच मान, और उसी तरह से बात साहब ये पीएच मान क्यों इतना होता है, ये सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत बढ़िया तरीके से आंसर किए जी। तो आपका आंसर रहेगा कि प्लाज्मा लगभग 55%, आरबीसी आपका 44, और बचा 1% जो है आपका क्या रहेगा जी, आपका डब्ल्यूबीसी, और बाकी चीजें यहाँ पे होती है। अगर आपको पूछा जाता है कि हमारे शरीर में मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड का वहन है, लगभग 70 से 75% जो कार्बन डाइऑक्साइड का वहन होता है वो कौन से रूप में किया जाता है? ये बाइकार्बोनेट के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? ये बाइकार्बोनेट के रूप में किया जाता है। और इसी बाइकार्बोनेट की वजह से जो प्लाज्मा होता है इसका पीएच मान लगभग 7.5 मान की अल्कलाइन माने की क्षारीय होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने लाइट से है। मैंने आपको कल बताया था कि कल जो है हम लाइट के बारे में कुछ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे जो भी आज प्रेजेंट हुआ है, जल्दी से चलो बताओ। सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर करें, इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और आज का हमारा टारगेट जो है हम पूरा करके ही दम लेंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। देखिए क्या बोला गया है ना। ये बोल रहे हैं, स्टेटमेंट पहला दिया है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बोला गया है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बोला गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके बीपीएससी टीआरए 4.0 के लिए लाइट से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कम से कम 2 क्वेश्चन आपके जो है लाइट से इस बार आने वाले हैं। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, when light travels from one medium to the another its speed changes। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब कभी भी माध्यम बदलेगा, माध्यम माने कि घनत्व बदलता है, और जब घनत्व बदलता है तो गति भी बदलती है। स्टेटमेंट 2 ये बोल रहा है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति बढ़ जाती है। एक बात बताओ, सघन माध्यम में वो प्रवेश कर रहा है तो उसकी गति बढ़ जाती है? पॉसिबल नहीं है। डेंसर मीडियम में जब प्रवेश कर रहा है तो उसकी गति कम होगी, बढ़ेगी नहीं। माने स्टेटमेंट नंबर 2 जो है आपका गलत दिया है। स्टेटमेंट 3 ये बोलता है कि लाइट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल व्हेन इट पासेस फ्रॉम द रेयरर टू द डेंसर मीडियम। ये बिल्कुल सही कथन उसने बोला है। तो अब से पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही रहेगा, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों ने सही उत्तर किया, एक बार हाथ खड़ा कर देंगे जी। कितने लोगों ने सही उत्तर किया? सभी लोग एक बार हाथ खड़ा कर देंगे ताकि मुझे पता चले कि भाई साहब कौन ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है और कौन ईमानदारी से पढ़ाई नहीं, खुद को धोखा दे रहा है। चलो, जो खुद को धोखा नहीं दे रहे एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। चलो बताओ कितने लोग हैं जो ईमानदारी से आंसर किए? भाई साहब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कभी भी प्रकाश एक माध्यम से, माने कि जब कभी भी वो विरल माध्यम से, माने कि जिसे मैं रेयरर मीडियम बोलता हूं, रेयरर मीडियम से अगर वो डेंसर में एंट्री कर रहा है, माने कि डेंसर माध्यम में जा रहा है, सघन माध्यम में जा रहा है, तो ऑब्वियस है ये टूवर्ड द नॉर्मल झुक जाएगा। ये कैसे होगा? टूवर्ड द नॉर्मल झुकेगा। और क्यों टूवर्ड द नॉर्मल झुकेगा? तो आपको आंसर रहना है कि सघन माध्यम में जाने के बाद, सघन माने कि डेंसर मीडियम में जाने के बाद उसकी गति क्या हो जाएगी? गति उसकी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? कि उसका वेवलेंथ भी कम हो जाएगा। क्या नहीं बदलता है? तो याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी भाई साहब ये समान रहेगी। क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी समान होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। डन है जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है पंकज जी, सभी जबरदस्त तरीके से लिख लिया जी। सभी कंटेंट के बाद सब परसेंट वाइज निकल दिए, सब कॉपी पेस्ट किया कि बाद पूरा डेटा सच में याद हो गया है। चलो ये आपको ध्यान में रहेगा। ये डन है, ये सबको समझ में आ गया। एक बात मुझे बताइए,
एक बात मुझे बताइए कि जो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये किसके वजह से होता है? इसके लिए कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है? तारों का चमचमाना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जी समझा दे रहा हूं जी, किड्स फन टाइम जो है आपको समझा देता हूं, टेंशन मत लीजिए। चलो बताओ। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल रहे जी, कुछ लोग रिफ्लेक्शन बोल रहे, तो आपको बताना चाहूंगा इट इज अ फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इट इज अ फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का उदाहरण है। इसे हम वातावरणीय अपवर्तन बोलते हैं, इसे वातावरणीय अपवर्तन बोलते हैं। ये बात अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है जी। उसी तरह से इसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी पूछे गए कि हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, इसके अंदर वैसा प्रकाश का कौन सा फिनोमिना आपको नजर आता है? अगर मैं ऑप्टिकल केबल की बात कर रहा हूं, ऑप्टिकल केबल की बात, इसके अंदर कौन सा फिनोमिना आपको नजर आता है? मैं अगर लेंस की बात कर रहा हूं, लेंस में जो इमेजेस बनते हैं, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? ठीक है जी, ये प्रिंसिपल आप मुझे लिखा दोगे। अगर मैं मिरर की बात कर रहा हूं, मिरर में जो बस अब हम प्रतिबिंब मान की इमेजेस बनते हैं, ये कौन से प्रिंसिपल मान की कौन से सिद्धांत पे काम करते हैं, ये भी आप मुझे लिख के बता दोगे। और उसी तरह से जो बस अब एक महीने पढ़ा था भाई साहब कि क्रिटिकल एंगल जब होता है, जब क्रिटिकल एंगल बनता है, तो भाई साहब वहां पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? चलिए, सभी लोग इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन हमारे बीपीएससी टीआरई 4.0 के पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कैसे है जी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो एक बात मुझे बताओ, हीरे का चमकना किसके वजह से? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर ये होता आपका पूर्ण आंतरिक परावरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका मतलब क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे, परावर्तन माने किसे बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे, बराबर। उसी तरह से अगर मैं ऑप्टिकल केबल्स की बात करता तो ऑप्टिक केबल्स भी बस अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत के ऊपर ही काम करता है। अगर मैं आपको बोलूं बस अब लेंस में जो हम इमेजेस बना रहे हैं भाई साहब, ये कौन से सिद्धांत पे काम करता है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर ये आपके रिफ्रैक्शन के सिद्धांत पे ऊपर काम करता है। रिफ्रैक्शन मान के अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। और वही मिरर की अगर बात पूछी जाए तो मिरर जो है भाई साहब आपका रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर? रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। और उसी तरह से अगर आपको क्रिटिकल एंगल अगर पूछा जाता है, जब क्रिटिकल एंगल माने कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब होता है, तो उस टाइम पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? ये 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। डन है यहाँ पे? यहां तक समझ में आ गया? चलो एक बात मुझे, एक और सवाल मैं आपको पूछता हूं, देखते कितने लोगों को याद आ रहा है। जो हमने इमेजेस की बात की है, मैंने अगर इमेज की बात करो, अगर मैं प्रतिबिंब की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं प्रतिबिंब की बात करता हूं, तो एक बात मुझे बताओ कि ओनली 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 कौन से इमेज? ओनली वर्चुअल इमेज, ओनली वर्चुअल एंड स्मॉल इमेज, स्मॉल इमेज आपको कौन से मिरर में नजर आएगी? देखते बहुत दिन हो गए हमने इसके बारे में रिवीजन नहीं किए, देखते कितने लोग जो है इसका आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। केवल, ओनली का मतलब होता है केवल, केवल आभासी, आभासी छोटा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब आपको कौन से मिरर में माने कि दर्पण में देखने को मिलता है? जिसने इसका आंसर कर दिया ना भाई साहब, उसकी लाइफ झिंगलाला समझ लीजिए। भाई हिंदी में भी तो लिख के दे रहा हो। हाँ बताइए, क्या बात है, क्या बात है।
एक 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 लाइक तो बनता है भाई, इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो है एक लाइक बनता है। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे कि जिस तरह से आप सवाल के आंसर दे रहे हो भाई साहब, मेरा दिल तो भाई साहब गार्डन गार्डन होते जा रहा है। केवल मैंने बोला आभासी और छोटा प्रतिबिंब, तो आपका आंसर रहेगा कॉन्वेक्स मिरर। क्या रहेगा? कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। बहुत जबरदस्त, बहुत। अगर मैं आपको पूछता हूं कि ओनली ओनली वर्चुअल एंड सेम इमेज किसके द्वारा बनाया जाता है, कौन सा दर्पण होता है, तो क्या मुझे कोई इसका आंसर बता सकता है? क्या कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है कि केवल आभासी और सीधा प्रतिबिंब जो है, सीधा मान ली आभासी रहेगा तो ऑब्वियसली कैसे रहेगा, ये सीधा ही रहने वाला है। ये तो बिल्कुल प्रिंसिपल हमने याद कर लिया कि वर्चुअल है तो सीधा ही रहेगा। पर समान आकार का प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा रहेगा, इसका भी आंसर आपने जबरदस्त तरीके से कर दिए भाई साहब। वो रहेगा आपका प्लेन, मान के रहेगा आपका समतल दर्पण रहेगा। क्या रहेगा? समतल दर्पण रहेगा। डन है? डन है? चलो डन डना डन है। जितने लोगों ने भी भाई साहब सही उत्तर किया, एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। और शिबा मैम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैम एक बार इन बच्चों का नाम जो स्क्रीन पर जरूर दिखा दीजिए, जो इतने बेहतरीन तरीके से आंसर करें। मुझे लग रहा था कि आप आंसर गलत करोगे, क्योंकि लगभग 1 से 2 हफ्ते हो गए हमने लाइट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया और आप बेहतरीन तरीके से आंसर कर रहे हो। क्या मैं ये समझू कि आपको दर्पण बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहा है? क्या बात है। शिबा मैम शायद आज अब्सेंट है। शिबा मैम अगर होती भाई साहब आपके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं ना। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे सभी लोग। अब देखते हैं, आपकी टेस्ट है, आपकी टेस्ट ले रहा हूं। अभी मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा? चलिए बहुत बढ़िया। चलो शिबा मैम आ गए हैं। शिबा मैम नहीं, आदित्य सर है आज, शायद शिबा मैम छुट्टी पे है। कोई नहीं, रिंकू कुमारी जी का नाम देखो आदित्य जी ने लगा दिए। आंचल जी है, प्रीति जी है, अपेक्ष जी है, जूही जी है, सभी लोगों ने बेहतरीन। सीता, राखी, नीतू, सभी का, मानविक जी है, सादिया जी है। क्या बात है। चलो बताओ, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग बेहतरीन तरीके से। बताओ क्या लिखा गया है। यदि कोई वस्तु एक अवतल दर्पण के सामने, अवतल मानने की आपका कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, कॉनकेव के सामने अनंत पर रखी जाती है। कहां पर रखी गई है? अनंत पर रखी जाती है। तो उससे बनने वाली छवि कैसी रहेगी? हमने पढ़े हैं भाई साहब कि अगर मान लीजिए, हाँ इसका आंसर दे दीजिए, एक बार पूरा का पूरा रिवीजन कर लेते, ठीक है। मैं जितनी भी बातें बताऊंगा आप सभी लोग जो है पीछे से दोहराते रहेंगे इस बात को, ठीक है। तो कैसे रहेगा? पहली बात तो अवतल दर्पण है, सामने रखा है तो ये रियल इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगा नहीं, ठीक है। रियल, और रियल जब भी बन रही है तो भाई साहब रियल इरेट बनेगी क्या? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब भी रियल बनती तो इन्वर्टेड रहेगी, मान की उल्टी रहेगी। और भाई साहब हाईली डिमिनिश मान की बिंदु के आकार के रहेगी और फोकस भी बनती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सभी ने दे दिया है जी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर। देखते कितने लोग आंसर कर सकते हैं, देखते हैं कितने लोग आंसर कर सकते हैं। ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर। बराबर इस तरह से होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये उसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। इसके बिंदु से जाने वाली भाई साहब जो मध्य रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं जी? इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। मान लीजिए ये फोकस है, मान लीजिए फोकस है, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो एक बात मुझे बताओ कि हमारे रामलाल जी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाकर अगर खड़े हो जाते तो इनका प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसकी विशेषता बताए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। रामलाल जी बोले कि भाई साहब मेरे बारे में अच्छे से बताना, नहीं तो भाई साहब आपको दूध पिला दूंगा, भैंसन ये क्या। चलो आंसर करेंगे सभी लोग। मैंने, रामलाल जी ने आपको पूछा कि मान लीजिए मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आकर खड़ा हो गया, किसके सामने? अवतल दर्पण के सामने अगर खड़ा हो गया तो मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर सेम टू सेम इस तरह से बनेगा, उसी के नीचे बनेगा। कैसे रहेगा जी बताओ, इसकी विशेषता बताओ। कहां पे बनेगा प्रतिबिंब? एट सी। कहां पे बनेगा? एट सी बनेगा। साथ में कैसे रहेगा? ये उल्टा रहेगा। उल्टा माने के कैसे रहेगा जी? ये इन्वर्टेड रहेगा। अगर इन्वर्टेड है तो ऑब्वियसली वो कैसे रहेगा जी? आपका वास्तविक रहेगा। कैसे रहेगा? वास्तविक माने कि ये आपका रियल इमेज रहेगा। और साथ में इसकी और विशेषता रहेगी, ये समान आकार का बनता है। समान माने कि ये सेम साइज का रहेगा। कैसे रहेगा?
सेम साइज का रहेगा। ये आपको समझ में आ गया है। उसी तरह से आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि कॉनकेव मिरर द्वारा एक कंडीशन ऐसी है जहां पर आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा? हमारे रामलाल जी को आप कहां पे खड़ा कर दोगे तो उसके वजह से उनका जो है आभासी माने कि वर्चुअल इमेज बनेगा। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता देंगे जी। और आज का सेशन बेहतरीन रहने वाला, मैंने कल ही बताया था। और बेहतरीन क्वेश्चन हम आगे पढ़ने वाले हैं, रैपिड फायर भी हमारा होने वाला है। सभी लोग क्वेश्चन के आंसर करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे जी। बहुत बढ़िया। चलो बताओ, ऐसी कौन सी कंडीशन है रामलाल जी को आप कहां पे खड़ा कर दोगे जो उनका प्रतिबिंब आपका आभासी मिलेगा? क्या मिलेगा? आभासी मिलेगा। तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर उनको जो है ना हम फोकस और यहाँ पे जो पोल होता है इन दोनों की भाई साहब बीच में कहीं पे भी खड़ा कर दो। इनका जो प्रतिबिंब बनेगा कहां पे बनेगा? ये भाई साहब कॉनकेव मिरर के सामने बनता है। कहां पे बनता है? कॉनकेव मिरर के सामने बनता है। कैसे बनेगा जी? ये आपको कुछ इस तरह के रामलाल जी दिखाई देंगे। अब आप ही बताओ इसकी विशेषता क्या रहेगी? जब कभी भी रामलाल जी फोकस और पोल के बीच में आप खड़ा कर दोगे तो इनका प्रतिबिंब आपका आभासी मिलेगा। आभासी है तो ये आपका सीधा माने कि आपका इरेट इमेज बनेगा। कैसे बनेगा? इरेट इमेज बनेगा। और साथ में कैसे बन रहा है जी? ये बड़े आकार का बन रहा है, माने कि ये मैग्नीफाइड बन रहा है। कैसे बन रहा है? मैग्नीफाइड बन रहा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और यही वो कंडीशन है। एक बात मुझे बताओ, एक सवाल पूछा गया था बीपीएससी में, दाढ़ी बनाने के लिए बताओ, दाढ़ी बनाने के लिए हम कौन से मिरर का इस्तेमाल करते हैं? देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए चलो बताओ, शेविंग शेविंग मिरर जो होता है इसके लिए हम कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? चलो बताओ। सभी लोग आंसर करेंगे। और इस क्वेश्चन के आंसर में ही इस पूरे क्वेश्चन का राज छुपा हुआ है। जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया भाई साहब, समझ लीजिएगा भाई साहब। हाँ, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर करेंगे सर अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात मुझे बताओ, जब दाढ़ी बनाते हो तो क्या आपका थोबड़ा ऐसे उल्टा हो जाता है? नहीं ना, वो सीधा ही होता है। अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो भाई साहब मुझे बड़ा प्रतिबिंब, मेरा बड़ा सा थोबड़ा नजर आएगा, बड़ा सा चेहरा नजर आएगा। तो ऑब्वियस है उस टाइम पे आपका जो फेस है वो कहां पर होता है? ये फोकस और पोल के बीच में होता है। कहां पर होता है? फोकस और पोल के बीच में होता है। कहने का मतलब होता है कि भाई साहब ये कंडीशन आपकी ऐसी रहेगी। सब लोग देंगे, देखो मेरी ड्राइंग की एक बार तारीफ कर देगा। अगर आपको ड्राइंग पसंद है एक बार ड्राइंग की तारीफ जरूर कर दीजिएगा। मान लीजिए भाई साहब ये आपके कुलदीप सर है, ये उनके कान हो गए, ये इनके भाई साहब बाल हो गए, और ये उनकी दाढ़ी है, ये उनकी दाढ़ी है, बराबर है। ये उनके भाई साहब आपके आंख हो गए। तो ये अगर इमेज है तो आपको भाई साहब यहाँ पे इमेज कुछ इस तरह से नजर आएगा, है ना। ये उनके कान, ये उनकी भाई साहब बाल, और भाई साहब ये उनकी दाढ़ी, है ना। इस तरह से नजर आएगा आपको, इस तरह से नजर आएगा। तो ये वो कंडीशन है जब कभी भी आप दाढ़ी बनाते हो तो आपका फेस जो है फोकस और पोल के बीच में होता है, और तब जाकर आपका इमेज भाई साहब छोटा थोबड़ा आपको बड़ा नजर आता है। डन है। अगर आपको ड्राइंग पसंद आ गई है तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हो गई तो भाई साहब डन है, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। अच्छा, चश्मा रह गया। अरे, दाढ़ी बनाते समय कौन चश्मा पहनेगा? दाढ़ी बनाते हुए कौन चश्मा पहनेगा? चलो, 1000 के ऊपर बच्चे आ गए हैं। सभी लोग एक बार सेशन को जोरदार लाइक कर देंगे। चलिए इसका आंसर कर देंगे। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इमेज दैट। चलो बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। अब हर कोई इस क्वेश्चन को फोड़ देगा, मुझे पता है, कोई गलत नहीं करेगा। बताओ इसका आंसर क्या करोगे? एक उत्तल दर्पण हमेशा कैसी छवि बनाती है? एक उत्तल दर्पण हमेशा, हमेशा बोला गया है कैसी छवि बनाती है? उत्तल दर्पण की बात है तो रियल को तो छोड़ दीजिए, वर्चुअल बनाएगा। वर्चुअल अगर है, अरे एक बात मुझे बताओ, उत्तल दर्पण अगर है, ये आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। पता है आप सभी लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हो। मुझे ये लगता था कि ये सभी लोग जो है आप सही उत्तर करोगे, और सही उत्तर भी किए हो। बहुत बढ़िया। वर्चुअल है तो सीधा बनेगा,
सीधा है तो भाई साहब ये छोटा रहेगा, तो बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर। सभी ने दे दिए सही उत्तर, बहुत बढ़िया। और कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, उस साइड मिरर में हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी भाई साहब हमारे कैमराज होते हैं, जो हमारे क्या बोलेंगे उसको, जो कैमराज होते हैं, कैमराज होते हैं भाई साहब, ठीक है, लोकल वाले कैमरा जो होते हैं भाई साहब, सीसीटीवी कैमराज, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सीसीटीवी कैमरा, उसमें भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। डन है, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए फास्ट, और सेशन में अगर मजा आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ने में मजा आ रहा है और बेहतरीन क्वेश्चन अगर लग रहे हैं, तो सेशन को पढ़ने के साथ साथ लाइक भी करते जाइएगा, ठीक है। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच अगर रखा जाए, देखो क्या बोला गया है, अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया है, ठीक है जी, पोल के बीच में रखा गया है ना, तो कैसे बनेगी जी बताओ? ये वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल तो सीधी और एनलार्ज, ऑप्शन नंबर बी फिर से आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डन है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। और कितने लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मजा आ रहा है, एक बार वो भी बता देंगे। चलो बताओ, सभी को क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना चाहिए, विज्ञान सब्जेक्ट ही वैसा है, जब तक मजे से पढ़ोगे नहीं तब तक समझेगा नहीं, जब तक मजे से पढ़ोगे नहीं तब तक समझेगा नहीं। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर आपका आएगा कि समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि वो रहेगी आपकी वर्चुअल, रियल तो रहेगी नहीं। वर्चुअल अगर है तो लैटरली इन्वर्टेड मान के ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डन है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहां पर आपको ध्यान में आ गया। चलो बताओ, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव द आयोडाइज सॉल्ट इन अवर डाइट? देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 का, ठीक है जी, ये आपको ध्यान में रखना है। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक का होना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भाई साहब अगर आयोडीन नमक नहीं खाओगे तो आप मंद बुद्धि हो जाते हो। क्या हो जाते हैं? मंद बुद्धि हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा? मंद बुद्धि ना हो, इसलिए आयोडीन नमक खाने का बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। यही तो ऐड में देखते हो आप, पर असल कारण ये है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। इट हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, क्योंकि आयोडीन जो होता है हमारा थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बात मुझे बताओ, अगर हमारे शरीर में आयोडीन की अगर कमी हो जाती है, किसकी? हमारे शरीर में अगर आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है जी? कौन सी बीमारी हो जाती है? आपका आंसर आएगा सर, घेंगा हो जाता है। घेंगा माने कि जिसे मैं गॉइटर बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? गॉइटर। और एक गॉइटर में बस अब कौन सा हमारा ऑर्गन या ग्रंथि इन्फेक्ट होती है? तो आप बोलोगे सर हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है, हमारी जो थायराइड ग्रंथि माने कि जो ग्लैंड होती है, बस अब इसका आकार बहुत बढ़ जाता है, इसका साइज जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, और इसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं? इसी बीमारी को हम गॉइटर बोलते हैं, इसी बीमारी को हम घेंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घेंगा बोलते हैं। और ये आपको अच्छे से याद रखना है। और हमारे शरीर में भाई साहब जो थायराइड ग्रंथि होती है, जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन नाम का हार्मोन जो है रिलीज किया जाता है। कौन सा? थायरोक्सिन, जिसे मैं T4 हार्मोन के नाम से भी जानता हूं। और ये थायराइड ग्रंथि जो होती है भाई साहब, इसके द्वारा थायराइड रिलीज किया जाता है। ये हमारे शरीर के अंदर जितने भी भाई साहब मेटाबॉलिज्म होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उसको वो कंट्रोल करता है, माने कि चयापचय की जो प्रक्रिया होती है, कौन सी? चयापचय की जो प्रक्रिया तो उनको कंट्रोल करेगा। और उसी तरह से हमारे शरीर में जो बस अब तापमान होता है, जो तापमान होता है, इसे भी नियंत्रित करने में ये मदद करती है, वो नियंत्रित करने में मदद करते हैं। और उसी तरह से आपकी भूख को भी ये नियंत्रित करने का काम करती है, और आपके शरीर के अंदर की जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को भी ये नियंत्रित करने का काम करते हैं। इतनी सारे फंक्शन जो है केवल एक हमारी थायराइड ग्रंथि द्वारा की जाती है। ये डन है। और अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग पहाड़ी के ऊपर की दिशा में रहते हैं, माने कि समुद्र तल से, सागर की तल से बहुत ज्यादा ऊंचाई पे रहते हैं, उनको ये जनरली बीमारी आपको देखने को मिलेगी। डन है। और उसी तरह से एक और सवाल पूछा गया था कि ये जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, हमारी थायराइड ग्रंथि कुछ इस तरह से बटरफ्लाई के जैसे आपको नजर आ रही, बराबर है। और इसी के पीछे में यहाँ पे 4 डॉट आपको ऐसे नजर आते। कोई मुझे बता सकता है
कि ये 4 डॉट जो भाई साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा एक प्रकार की इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, जिसके ऊपर बीपीएससी ने अभी अभी सवाल पूछा गया है। क्या मुझे कोई बता सकता है ये ग्रंथियां कौन सी है? इसको बोला जाता है प्यारा थायरॉयड ग्लैंड। इसे हम क्या बोलते हैं? प्यारा थायरॉयड ग्लैंड के नाम से इसे पहचानते हैं। और ये क्या करती है जी? ये कैल्शियम जो होता है हमारे शरीर के अंदर का, उस कैल्शियम को रेगुलेट करने का काम करती है। रेगुलेट और इनको भाई साहब एब्सॉर्ब करने में जो है वो मदद करते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसी पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, पैराथायरॉयड हार्मोन भी रिलीज किया जाता है, जो मदद करता है भाई साहब कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को। और उसी तरह से एक छोटा सा सवाल मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा कि कौन सा ऐसा विटामिन है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा, कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? इसका मुझे आंसर बता दोगे? ऐसा कौन सा विटामिन है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपके शरीर में आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है? आयरन को अवशोषण माने कि उसका एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। ये दोनों सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये दोनों सवाल भी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखते हैं कौन जो है इसके आंसर कर सकते हैं। अगर मैं विटामिन की बात करूं जो कैल्शियम के अवशोषण में मदद करेगा, तो रहेगा आपका विटामिन डी रहेगा। कौन रहेगा? विटामिन डी रहेगा। और उसी तरह से आयरन के अवशोषण में, माने कि हमारे शरीर में जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, उसके लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आपका आंसर रहेगा वो विटामिन सी रहेगा। क्या रहेगा? विटामिन सी। और एक और सवाल देखते कितने लोग आंसर कर सकते हैं। हमारे शरीर के बाहर देखो बहुत सारे डिफिकल्टीज होती है। शरीर के बाहर बाहर ठीक है, जो ब्लड क्लॉट होता है, जो ब्लड क्लॉट होता है, जो रक्त के थक्के बनते हैं, उसके लिए कौन सा विटामिन जो है रिस्पॉन्सिबल है? और उसी तरह से शरीर के अंदर देखिए, क्वेश्चन के देखिए स्तर को देखिए, लेवल को देखिए कि कहां पे आपको बीपीएससी घुमा सकती है। शरीर के अंदर की अगर मैं बात करूं, शरीर के अंदर कौन सा एंटी एंटी ब्लड ब्लड कोएगुलेंट की तरह काम करता है, उस विटामिन का नाम लिख दीजिए। दोनों भी क्वेश्चन के लेवल को देखिए। शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनना, इट इज अ गुड थिंग, मान कि जो हमारा रक्त का स्त्राव हो रहा है उसे रोकने में मदद करेगा। ये रहेगा आपका विटामिन के रहेगा। कौन रहेगा? विटामिन के। और उसी तरह से अगर मैं शरीर के अंदर ऐसा कौन सा, मैं विटामिन की बात कर रहा हूं, आप हिप्यारिन तो सभी लोग बता दोगे, पर अभी अभी हमारा जो रिवीजन चल रहा है वहां पे मैंने कल परसों के दिन ही समझाया था कि एक ऐसा भी विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर जो है, ब्लड के अंदर या वेसल्स के अंदर जो है रक्त के थक्के नहीं बनने देता है। वो कौन सा विटामिन है? मैंने विटामिन की बात करी, आप मुझे हार्मोन बता रहे हो। आप हिप्यारिन ये हार्मोन है। विटामिन की अगर बात करूंगा तो विटामिन ई है। किसी ने भी आंसर नहीं दिया। कौन सा रहेगा? विटामिन ई रहेगा। और वही अगर आपको हार्मोन के बारे में अगर पूछा जाता है, किसके बारे में? हार्मोन के बारे में, तो वो कौन सा रहेगा? आपका हिप्यारिन रहेगा। क्या रहेगा? हिप्यारिन हार्मोन होता है, इसे आपको याद रखना है। डन है? चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये पूरा का पूरा टेबल जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, बराबर है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है, कैल्शियम की कमी से रिकेट नाम की बीमारी होती है, फास्फोरस की कमी से आपके बोन हड्डियां कमजोर हो जाएगी, पोटेशियम की कमी से हमें मसल क्रैम्प आते हैं, और सोडियम की कमी से बस आपको मसल वीकनेस और लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। डन है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। और इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल सोच समझ कर कीजिएगा। ये क्वेश्चन फिर से एक बार मैं आपको बता चाहूंगा कि ये यूपी टेट में पूछा गया सवाल है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का बिल्कुल, कितने लोग जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही ढंग से आंसर कर सकते हैं। चलिए सभी लोग एक बार क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। सभी लोग एक बार क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। जल्दी जल्दी आंसर करके सभी लोग, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या बोला गया, पढ़ा आपने?
नॉट ट्रू बोला गया है। नॉट ट्रू मतलब कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है। एक बात मुझे बताओ, वाटर फ्रीजेस एट 273 केल्विन। 273 केल्विन मतलब कितना टेम्परेचर होता है? ये 0 डिग्री सेल्सियस होगा, बराबर है? ये तो सही है ना। पानी 273 केल्विन पर जम जाता है, बिल्कुल सही बात बोली है। आइस मेल्ट्स अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस, माने कि 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है आइस पिघलती है, सही बात है। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर भाई साहब 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी तो सही बात है। व्हाट अबाउट दिस? किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। नॉट ट्रू बोला गया है। तो एक बात मुझे बताओ, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का, कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे मैं 373 केल्विन के नाम से लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 373 केल्विन होना चाहिए। यहां पे कितना लिखा गया है? 100 केल्विन लिखा गया है। तो ये क्या गलत नहीं हुआ है? ये अगर गलत है तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो इस तरह से आप गलतियां कर रहे हो। आते हुए क्वेश्चन को भी अगर आप गलत कर रहे हो तो समझ लीजिएगा, जो 5-6 लाख अभ्यर्थी जो इस बीपीएससी टीआरई 4.0 को देने वाला है, वो आपसे आगे निकल चुका है। बात को समझो। आने वाले सवाल को अगर आप गलत करो, ये क्वेश्चन आपका रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो था आपका रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन था। जिसने भी भाई साहब इस क्वेश्चन का सही उत्तर किया होगा, वो पक्का मैं बोलता हूं कम से कम 5 से 6 लाख अभ्यर्थियों के आगे चला गया है। और मैं यहां पे देखना चाहूंगा कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर किए थे, समझकर इसका आंसर किए थे। चलो बताओ, एक बार हाथ खड़ा कर देंगे, हाथ ऊपर कर देंगे। यहाँ पे अभी तक हमारे 1000 लाइक नहीं हुए। इतने बेहतरीन क्वेश्चन करने के बाद भी 970 लाइक हुए। चलो जल्दी से देखते हैं कि कौन जो है 1000वां लाइक पूरा कर देता है। समझ पा रहे हो? लेवल को समझिए। जब तक आप बीपीएससी को नहीं समझोगे, बीपीएससी आपको भाई साहब ढेले में लेने वाली है, ऐसे ही हिलाते हुए आपको बाहर फेंक देगी, याद रखेगा। डन है? चलो यहाँ पे बहुत सारे लोग हाथ खड़ा तो खड़ा कर दे है, पर मुझे डाउट है कि सच में इतने लोगों ने सही उत्तर किया है। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये आपको समझ में आ गया, ये डन है। चलो इसके बारे में और क्या जाने, पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 65% का ऑफर चला टीचिंग परीक्षा में, और ये ऑफर सीमित है, आप सभी को पता है। इसमें आप कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, लक्ष्य 65, और इसके साथ आपको 65% का ऑफर मिल जाएगा। और आपके पास समय बहुत कम है, और इस कम समय में अगर अपनी बेहतरीन तैयारी अगर करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इस ऑफर का फायदा लेकर जल्दी से जल्दी टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ जाइए, अपनी तैयारी और बेहतर करना शुरू कर दीजिए। डन है? चलो आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह से जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है साइंस बाय टीपी, इससे भी आप जुड़ सकते हो, जहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स और बाकी चीजें जो है आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेगी। और उसी तरह से जो है यहाँ पर एक फॉर्म भी आपको दिया गया है। यहाँ पे फॉर्म भी आपको एक दिया गया है कि अगर आप एनसीईआरटी कोर्स का अगर खरीदना चाहते हो, वहां पे लिंक दी गई है। और बीपीएससी टीआरई 4.0 की अगर फ्री टेस्ट आपको देना है, देखो हर सेशन के ऊपर हमारा एक फ्री टेस्ट होता है। अगर आप इसे देना चाहते हो तो यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है, वो फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां से आप इस फॉर्म को फिलअप कर दे, आपकी फ्री टेस्ट आपकी शुरू हो जाएगी। डन है? चलो बहुत बढ़िया। और अभी हम शुरू करने वाले रैपिड फायर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1000 लाइक हमारे पूरे हो चुके हैं, और अगला टारगेट रहेगा हमारा, एग्जाम खत्म हो जाएगा लेकिन ऑफर खत्म नहीं। बिल्कुल जी, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि कम से कम प्राइस में सबसे बेस्ट क्वालिटी आपको दे सके, सबसे सबसे कम प्राइस में आपको बेस्ट क्वालिटी जो है हम दे सके, यही हमारी एक शिक्षा नीति है। बाकी आप इसे जो समझ सकते हो इसलिए समझ सकते हो। ठीक है, चलो तो हम भी 10,000 7,000 क्यों नहीं ले सकते? बस आराम से ले सकते हैं। और 1000 लाइक पूरे करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, सभी लोग एक बार रैपिड फायर के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा रैपिड फायर का, इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। जल्दी जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या करोगे, फास्ट। चलिए आंसर करेंगे। सर पिछला क्वेश्चन क्या हुआ जी? सही तो है, गलत पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। चलो इसका आंसर, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति क्या रहेगी?
ये रहेगी आपकी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगी। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जब प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है, वायु मान की रेयर मीडियम से जल मान की सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, इसकी स्पीड जो है आपकी कम हो जाएगी और इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर, सर पिछला वाला क्वेश्चन गलत बताया है, इसमें क्या गलत हुआ जी, एक बार बता दीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं तो सही तो बात है, यहाँ पे वाटर बॉयल शायद 100 केल्विन बोला गया, ये तो सही नहीं है ना, ये गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्लो हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जब प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो क्या होता है? वायु से जल में प्रवेश करता है तो बस अब स्लो स्लो हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया ना अपना। हाँ, चलो अगला सवाल आपके सामने, चौथा सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा? सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला कौन सी कंडीशन रहेगी? कॉनकेव मिरर एट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर और आपका प्लेन मिरर रहेगा। तो आपका आंसर कॉन्वेक्स और प्लेन जो है, ये दोनों भी आपका सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे, माने कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर आने वाला है। पांचवा सवाल की बात करते हैं, बस अब पांचवा सवाल अगर आप यहां पे देख पा रहे हो कि बर्फ जल में क्यों तैरती है? जो आइस होता है ये वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट होती है? बर्फ जल में क्यों तैरती है? इट इज डेंसर देन द वाटर, इट हैज लोअर डेंसिटी देन द वाटर ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो आपका आंसर क्या रहेगा कि उसका जो घनत्व होता है ये पानी से कम होता है। क्या होता है? घनत्व जो है पानी से कम होता है। छठवां सवाल स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द विटामिन डी डेफिशिएंसी? तो आपका आंसर रहेगा, ये रहेगा आपका रिकेट। बेरी बेरी ये B1 की वजह से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस ये ए के वजह से होता है, स्कर्वी जो है आपका सी के वजह से होता है। इन सभी को भी आपको एक बार लिख देना है। डन है? डन है। चलो आगे बढ़ते। सातवां सवाल आपके सामने, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? चलो अभी अभी मैंने बताया है जी, जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो किसके कमी के कारण होता है? ये विटामिन ए के कमी के कारण होता है। B1 की कमी फिर से एक बार आपको बताता हूं, बस अब बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है जिसे मैं थायमिन की कमी की बोलूंगा। विटामिन B12 अगर कमी हो गया तो बस इसको इसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। विटामिन के की अगर कमी हो जाती है बस अब इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? रक्त के थक्के नहीं बनते हैं। रक्त के थक्के जो है भाई साहब वो नहीं बनते हैं, विटामिन की कमी हो गई तो। अगला सवाल, आठवां सवाल आपके सामने, चलो बताओ इसका भी आंसर कर देंगे फास्ट, जल्दी जल्दी। आयोडीन की कमी के से संबंधित कौन सा रोग है? आयोडीन की कमी से कौन सा संबंधित रोग है? तो ये रहेगा आपका गॉइटर रहेगा। क्या रहेगा? गॉइटर। एनीमिया अगर पूछा जाता है तो याद रखेगा, एनीमिया के बारे में अगर विटामिन की बात होती है तो ये आपका B7, B9 और B12 विटामिन जो है आपको याद रखना है। विटामिन की बात, अगर आपको यहाँ पे मिनरल या खनिज तत्व के बारे में अगर पूछा जाता है कौन सा खनिज महत्वपूर्ण होता है एनीमिया के लिए, तो वो होता है हमारा आयरन होता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में अच्छे से याद रखेगा। मैरास्मस नाम की जो बीमारी होती है भाई साहब किसके कारण होती है? आपके शरीर में अगर प्रोटीन की अगर कमी हो गई उसकी वजह से मैरास्मस, और पेलेग्रा जो है भाई साहब आपका B3 के कमी के कारण होता है। किसके कारण? B3 के कमी के कारण होता है। डन है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। 9th नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे कि उत्तर लेंस का प्रयोग किस नेत्र दोष को ठीक करने में किया जाता है? चलो बताओ, यहां पे बोला गया है कि कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कौन से आई डिफेक्ट के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर आएगा हाइपरमेट्रोपिया। किस लिए किया जाता है? कॉन्वेक्स बोला गया है, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कौन सा रहेगा जी? हाइपरमेट्रोपिया। और मायोपिया के लिए हम क्या करते हैं जी? इसके लिए हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा करते हैं? कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। ऑस्टिग्मेटिज्म जो भाई साहब ये मल्टीपल इमेज बनाने वाली एक बीमारी होती है ऑस्टिग्मेटिज्म में, और इसमें जो भाई साहब हमें सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं ऑस्टिग्मेटिज्म में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल 10वें नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण बोला गया है तो समतल दर्पण हमेशा आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। कैसे बनेगा? वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, साथ में वो समान आकार का रहेगा। कैसे रहेगा? समान आकार का रहेगा, सेम साइज का रहेगा, साथ में ये समान दूरी पर बनाता है। समान दूरी में सेम डिस्टेंस पे बनाता है,
और साथ में ये पार्श्वता उल्टा इमेज बनता है, पार्श्वता उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं जी, इसे पार्शियली इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। डन है, चलो ये आपको समझ में आ गया। 11वें नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वाहनों में रियर व्यू देखने के लिए बस अब जो साइड मिरर इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें हम कौन से मिरर का इस्तेमाल करते हैं रियर व्यू देखने के लिए, ठीक है? तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? कॉन्वेक्स, माने कि उत्तल दर्पण इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि जल की घनता किस तापमान पर सबसे अधिक होती है? जल की घनता किस तापमान पर सबसे अधिक होती है? तो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस। और घनता कितनी होती है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब, इतनी घनता होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से ये हो गया आपका कितने नंबर का? 12वें नंबर का सवाल आप सभी के लिए। सभी लोग मुझे लिख के बताओगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की भाई साहब ऐसा यूनिट क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? सभी लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कर देंगे। जिनको पता है वो कर देंगे, जिनको नहीं पता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ये कैसे होती है? यूनिटलेस होती है, माने कि इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, इकाई रहित जो है एक प्रकार की हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है? चलो 13 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। जल्दी से बताइए इसका आंसर आप क्या करोगे? फास्ट, जल्दी जल्दी बताइए। विच इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई? रेटिना के ऊपर जो प्रतिबिंब बनता है भाई साहब वो कैसे बनता है जी? पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि हमारी मानव आंख में, हमारी मानव आंख में जो लेंस होता है वो कैसे होता है जी? ये हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैसे होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसकी जो फोकल दूरी होती है, जो फोकल दूरी होती है भाई साहब कितनी होती है? लगभग लगभग मैंने आपको बताया 20 mm से लेकर जो है 25 mm जो है आपको याद रखना है। ये फोकल दूरी के साथ यहाँ पे जो भाई साहब आपका प्रतिबिंब बनता है वो कैसे रहेगा जी? ये रहेगा आपका रियल रहेगा। रियल अगर है तो ऑब्वियसली कैसे रहेगा? ये आपका उल्टा प्रतिबिंब रहेगा। और उसी तरह से वो कैसे होता है जी? छोटा होता है। कैसे होता है? छोटा होता है। तो आपका आंसर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 14th नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जा रहा है, फिर से एक बार, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जा रहा है, तो वो कैसे रहेगा? वर्चुअल रहेगा और सीधा रहेगा। कैसे रहेगा? वर्चुअल रहेगा एंड सीधा, मान कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये रहा आपके रैपिड फायर का सबसे आखिरी वाला सवाल, 15 नंबर का सवाल। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप खुद जो है कमेंट बॉक्स में कर दोगे, इसका आंसर क्या रहेगा जी? मैं कर दूं इसका आंसर? इसका आंसर क्या रहेगा? क्वाशी अर्कर रहेगा। क्या रहेगा? क्वाशी अर्कर रहेगा। तो ऑब्वियसली प्रोटीन की कमी की वजह से क्या है? क्वाशी अर्कर और मेरास्मस की बीमारी, यहाँ पे आपको प्रोटीन की भी कमी हो जाती है और साथ में इसके अंदर अगर ऊर्जा की भी कमी हो जाए, ऊर्जा की कमी माने कि कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट और फैट की भी अगर कमी हो जाती है तो भाई साहब आपको मैरास्मस हो जाता है। क्या हो जाता है? मैरास्मस हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अब मुझे बताओ कितने लोगों को भाई साहब 15 में से 15 मिले, या 15 में से आपको कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और आदित्य सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोगों ने भाई साहब इस सभी क्वेश्चन के आंसर सही किए, उन सभी के नाम जो है वो एक बार हमारे स्क्रीन के ऊपर जरूर दिखा देंगे। चलो बताओ, सभी लोग एक बार कमेंट कर देंगे और सेशन को लाइक भी कर देंगे। यहाँ पे 1.1 के लाइक हो चुके हैं, अभी भी जो है 0.9 के लाइक, मैं 900 लाइक जो अभी तक पूरे है, कब कम है। क्या बात है, 14 में से 14, 15, 13, 12, क्या बात है, बेहतरीन 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 तरीके से सभी लोगों ने आंसर किया। और मैं आशा करता हूं कि आपको हर बार 15 में से 15 ही मिलेंगे। ये रहा हमारा पहला सेशन और अभी जो है हम सेकंड सेशन के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। चलो बताओ, अभी हमारे क्वेश्चन की लेवल और थोड़ी सी ऊपर लेके जा रहा हो। क्वेश्चन है यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया सवाल है। चलिए सब लोग इसका आंसर कर देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। ये जिस तरह से यूपीपीसीएस में पूछा गया है, ये हमारे बीपीएससी में भी पूछा गया है। बीपीएससी 2.0 में आया हुआ सवाल है, सॉरी माफ कीजिएगा 3.0 में आया हुआ सवाल है। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो आपका आंसर रहेगा वो लाइकेन। क्या होता है? लाइकेन।
और सभी लोग मुझे लिख के बताएंगे कि लाइकेन कौन से वायु प्रदूषण को इंडिकेट करता है, कौन सा वायु प्रदूषण जो है भाई साहब इसे इंडिकेट करने का काम करेगा। तो आपका आंसर आएगा सर वो रहता है हमारा सल्फर होती है। कौन सी होती है? सल्फर गैस। और इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं इन सभी को भाई साहब बताने का काम जो है लाइकेन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लाइकेन द्वारा किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। लाइकेन की अगर मैं बात करूं तो लाइकेन जो है एक प्रकार का सहजीव संबंधी होता है। ठीक है, सहजीव संबंधी होता है। और उसी तरह से भाई साहब सहजीव संबंध में कौन कौन रहेंगे? एक होता है आपका अलगी होता है और एक होता है आपका फंगी होता है। क्या होता है? फंगी होता है। मैंने आपको बताया अलगी क्या बनाता है? ये खाना बनाने का काम करेगा क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है। और ये क्या करेगा भाई साहब? इसको मिनरल प्रोवाइड करेगा। मिनरल प्रोवाइड करना और उसी तरह से प्रोटेक्शन देना अलगी को, ये काम जो है हमारे फंगी के होते हैं। डन है? यहां तक ले। और उसी तरह से ये भी सवाल जो है हमारे 65th बीपीएससी में पूछा गया 2019 का। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं। हम हर क्वेश्चन को टैकल करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते हुए और बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश भी करते रहेंगे। चलिए जी, सभी लोग एक बार आंसर कर देंगे। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। द इंटरेक्शन बिटवीन द अलगी एंड द फंगी टू फॉर्म द लाइकेन इज कॉल्ड एज द, इसे बोलेंगे हम म्यूचुअलिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिज्म बोलेंगे। और यही सवाल जो है हमारे 3.0 री एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होकर यहां पर पूछा गया है। म्यूचुअलिज्म माने कि क्या बोलेंगे उसे? सिम्बायोटिक एसोसिएशन के नाम से भी हमें जानते हैं। क्या बाकी भी एसोसिएशन हमें पूछे जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर अगर आप देख पाओगे कि लिचर और अलगी जो है भाई साहब दोनों भी एक प्रकार से एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ते हैं। माने कि दोनों को भी कोई ना कोई फायदा है एक दूसरे से। उसी तरह से हमारे शरीर में के अंदर भी जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हम सभी को पता है कि हमारे मानव शरीर के अंदर जो भाई साहब बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हमारे गट्स के अंदर, मैं कि आंत के अंदर जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर जो है लैक्टोबेसिलस नाम के बैक्टीरिया जो है, लैक्टोबेसिलस नाम के जो बैक्टीरिया वो पाए जाते हैं। और ये हमारे गुड बैक्टीरिया है। और उसी तरह से भाई साहब जो भौरे होते हैं, फूल के बीच में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। उसकी तरह से ये जो फिश आपको नजर आ रही है, ये भाई साहब कुछ प्रकार के जो पौधे होते हैं उनके साथ भी एसोसिएशन में होती है। और उसी तरह से जैसे कि एंट और अफाइड और बाकी सब चीजें हो गए, ये सभी के सभी एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो आपको मिलेंगे। उसके अलावा भी कुछ रिलेशंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको पैरासिटिज्म नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक एनिमल जो होता है, एक जीव जो होता है, एक जीव जो होता है इसे हानि पहुंच रही है, हानि पहुंच रही है। और एक जीव जो होता है भाई साहब उसे फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके सर के अंदर जू होगी। कोई है जिनके सर के अंदर जू है? अगर ऐसा कुछ है तो जू जो आपके पास अब सर के अंदर रही है, आपका खून चूस रही है, तो क्या जू के वजह से आपको कोई फायदा हो रहा है? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, जू तो हमें परेशान कर रही है। तो ऑब्वियसली ये जो जू आपके शरीर के ऊपर रह रही है वो एक प्रकार का पैरासिटिक रिलेशन है। माने कि उसको फायदा है, हमें कोई फायदा नहीं है, तो पैरासिटिज्म उसमें आ गया। डन है? उसी तरह से एक होता है आपका कॉमेंसिलिज्म। इसका मतलब क्या है जी? इसमें एक जीव का फायदा है, एक का फायदा है, और दूसरा जो होता है उसके ऊपर का ही फायदा नहीं। और दूसरा जीव होता है भाई साहब, एक जीव जो होता है इसको ना ही कोई फायदा है और ना ही कोई नुकसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी मछलियां होती इनके शरीर के ऊपर जो है बहुत सारे ऐसे हाइड्रा और बाकी की फंगी वगैरह चढ़ी होती है, अलगी वगैरह चढ़ी होती है। ये जो है भाई साहब इसके वजह से इन वेल मछलियों को कोई भी नुकसान नहीं होता है। कहने का मतलब क्या होता है? वहां पर रहने वाले जो अलगी होते हैं उनको फायदा हो रहा है, उनको गर्म शरीर मिल रहा है, और उसी तरह से भाई साहब बढ़ने के लिए और घूमने के लिए भी मिल रहा है। इसको कोई फायदा नहीं। इसका मतलब से कॉमेंसलिज्म। और म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है भाई साहब दोनों को भी फायदा है, इसको भी फायदा है और इसको भी फायदा है। डन है? ये आपको समझ में आ गया जी? चलो बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल आपके सामने, और ये देखते हैं कितने लोग। और मुझे लगता है कि मोना मैम ने इस क्वेश्चन को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है। कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर क्या करोगे? चले जी, बैड ओजोन किसे बोला जाता है? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एमपी में आया हुआ सवाल है। किसमें? ये एमपी में आया हुआ सवाल है। चलो इसका आंसर करेंगे जी। व्हाट इज मीन बाय बैड ओजोन?
बुरा ओजोन मतलब क्या होता है? जितने भी लोग आए एक बार सेशन को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग बेहतरीन तरीके से आंसर कर रहे हैं जी। व्हाट इज मीन बाय बैड ओजोन? खराब ओजोन क्या से क्या तात्पर्य होता है? ओजोन फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन फाउंड एट द ग्राउंड लेवल, ओजोन फाउंड इन द ओशियन। तो आपका आंसर आएगा कि ग्राउंड लेवल पर, मान की पृथ्वी की सतह के ऊपर पाया जाने वाला जो ओजोन होता है वो वो बैड मान के आपका बुरा ओजोन मानते हैं। क्योंकि हमने ये पढ़े हैं कि ओजोन हमारे कौन से परत में पाए जाते हैं? चलो बताओ, सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। ओजोन हमारे कौन से परत में पाई जाती है? हमने पढ़े कि ओजोन जो होती है जनरली आपको स्ट्रेटोस्फीयर में, मान के जिसे मैं समताप मंडल बोलता हूं, क्या बोलता हूं? समताप मंडल बोलता हूं। समताप मंडल में हमारे धरती से लगभग 30 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में जो है आपको ओजोन देखने को मिलता है। कितने? 30 से 35 किलोमीटर के बीच में जो है आपको ओजोन देखने को मिलता है। अगर वो स्ट्रेटोस्फीयर में मान के समताप मंडल में अगर है तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है बस अब इनको एब्जॉर्ब करके धरती पर जितने भी जीव है उन सभी की उनसे संरक्षण करती है। क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है इसके वजह से स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। क्या हो सकती है? स्किन कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो सकती है। पर अगर मान लीजिए ये ओजोन आपके ट्रोपोस्फियर में अगर पाया जाता है, अब सवाल ये आता है कि सर ये क्या ओजोन जो समताप मंडल पे है क्या वहां से उतरकर ये नीचे आ जाता है क्या? जी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि हम जितना भी पोल्यूशन कर रहे हैं, हमारे गाड़ियों से निकलने वाले धुआं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं, और उसी तरह से भाई साहब जो हम इमर्शन और बाकी इस्तेमाल करते हैं उसके वजह से हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन होता है वो कंबाइन होकर बन जाता है ओजोन। और इस ओजोन के वजह से अगर ये ट्रोपोस्फियर में आपको मिल जाता है, तो यहां पे बताना चाहूंगा कि ट्रोपोस्फियर में लगभग 10% जो है हमारा ओजोन पाया जाता है। और ये जो ओजोन होता है इसके वजह से विभिन्न प्रकार की जो रेस्पिरेटरी डिसीज होती है, जो श्वसन प्रणाली से रिलेटेड जो डिसीज होती है, ये जो है भाई साहब इसकी वजह से हो सकती है। और उसी तरह से हमने ये भी पढ़े हैं कि ये जो ओजोन होता है एक प्रकार का ग्लोबल वार्मिंग गैस है। क्या जी? एक प्रकार का ग्लोबल वार्मिंग गैस है। तो ऑब्वियस है ये अगर ट्रोपोस्फियर में मौजूद है, माने कि हमारे अगर क्षोभ मंडल में है, ये तापमान बढ़ाने का भी काम करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। डन है जी? क्लियर है जी? यहां तक समझ में आ गया? तो ये होता है आपका बैड ओजोन। क्या होता है? बैड ओजोन। और इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है सभी लोग मुझे लिख के बता देंगे। जो अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगला वाला ये एमपी टेट में आया हुआ सवाल है, और ये इसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये यूपी टेट में आया हुआ सवाल है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा हो कि आपकी तैयारी में किस लेवल से और किस ढंग से और किस सीक्वेंस में आपको करवाते जा रहा हो। हमें पता है कि बस अब आसपास के जो राज्य है हमारे, यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, उड़ीसा हो गया, आसाम हो गया, यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, और भाई साहब उसी तरह से चंडीगढ़, हरियाणा, इन सभी राज्यों में होने वाले जो टेट की एग्जामिनेशन और बाकी एग्जामिनेशन, इन सभी एग्जामिनेशन में साइंस के क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और वही क्वेश्चन में आपको करा रहा हूं, क्या इससे बाहर भी कोई आने वाला है? आपको आएगा तो बस अब आपकी किस्मत फूटी समझ लो। अगर नहीं इसमें से ही अगर आता है तो बस अब किस्मत चमकी समझ लो। ठीक है, चलो इसका आंसर करेंगे कि निम्नलिखित में से खराब ओजोन का एक प्रमुख स्वास्थ्य प्रभाव क्या रहेगा? इसके वजह से आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, श्वसन संबंधी समस्या हो जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। त्वचा का कैंसर नहीं होता है जी, त्वचा का कैंसर नहीं होता है। अगर स्ट्रेटोस्फीयर में अगर आपका ओजोन मौजूद नहीं है तो उसके वजह से आपका त्वचा का कैंसर हो जाता है। डन है? स्किन कैंसर कैसे होगा? बैड ओजोन की बात है, देखो यहाँ पे शब्द लिखा है बैड ओजोन की बात हो रही है। बैड ओजोन मतलब ऐसा ओजोन जो आपको कहां पे मिल रहा है? ये मिल रहा है आपको क्षोभ मंडल में है। ये कहां पे? क्षोभ मंडल में है। मान कि ये आपको ट्रोपोस्फियर में नजर आ रहा है। ये कहां पर मौजूद है? ये ट्रोपोस्फियर में नजर आ रहा है। और ये ट्रोपोस्फियर में मिलने वाला ये जो ओजोन है इसकी वजह से आपको लंग के, माने कि हमारी जो श्वसन प्रणाली से या रेस्पिरेटरी जो डिसीज होती है, डिसीज होते हैं भाई साहब, ये वाली बीमारियां होती हैं। ये बात आपको याद रखना है। डन है? चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने 65 बीपीएससी 2019 में पूछा गया सवाल है। चलो बताओ, इसका भी आंसर कर देंगे। और जितने भी लोग आए हैं
जितने भी लोगों ने सेशन अटेंड किया है सभी लोग जो है एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है जी। चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग कि निम्नलिखित में से किसके कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका विषाणु रहेगा। क्या रहेगा? विषाणु रहेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है भाई साहब। विषाणु की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब विषाणु एक ऐसा जीव भी नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का वैसा तत्व माना जाता है। और ये क्या करता है, किसी सेल के ऊपर अटैक अगर कर लिए, इसका काम कैसे होता है, किसी सेल के ऊपर अटैक कर ले तो भाई इस सेल को ही भाई साहब अपना माध्यम बना लेता है, इसके ऊपर पूरा कब्जा कर लेगा। और हमारा जो सेल होता है भाई साहब वो अभी ये वायरस की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? ये वायरस की तरह बिहेव करेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। डन है? डन है। और उसी तरह से आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये हमने पढ़ लिए, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये वायरस का स्ट्रक्चर है और भाई साहब इसके ऊपर ये होते हैं प्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं। और एक बात मुझे बताओ कि वायरस के अंदर डीएनए पाया जाता है कि इसके अंदर आरएनए होता है? ऑप्शन नंबर सी, दोनों भी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ अबाउ। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ये क्वेश्चन को मैंने पहले भी बार जो है इसको एक बार रिपीट किया था, शायद इस बात को लगभग 2-3 महीने हो गए होंगे। चलिए बताइए, वायरस जो होता है इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, दोनों भी पाए जाते हैं, या भाई साहब नन ऑफ अबाउ? क्या बात है, क्या बात है, सही बात की सभी ने। जितने लोगों ने दोनों ऑप्शन टिक किया है ये बिल्कुल सही है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों का मतलब ये होता है आइदर या डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा, वो इस तरह से आंसर रहेगा। दोनों का मतलब समझ पा रहे हो? अगर डीएनए मौजूद है तो आरएनए नहीं रहेगा, अगर आरएनए मौजूद है तो डीएनए नहीं रहेगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यानी कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही मौजूद हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, एक तो डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा। पर वही अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, वही अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया का थोड़ा सा मामला अलग है। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए एंड आरएनए दोनों भी साथ में मौजूद हो सकते हैं, दोनों भी साथ में मौजूद हो सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। माने कि इसके अंदर डीएनए भी हो सकता है, ये भी कंडीशन पॉसिबल है, इसके अंदर आरएनए भी हो सकता है, ये भी कंडीशन पॉसिबल है, और दोनों साथ में हो सकता है, ये भी कंडीशन पॉसिबल है। डन है? क्लियर है? डन है? डन है। चलो आगे बढ़ते, अगला सवाल। चलो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जंप कर रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे भाई साहब न्यूटन के लॉस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले, और ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कैसा है जी? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इस बात के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है जी। सभी लोग अंत तक बने रहेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा सेशन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर ही आधारित ही बनाया गया आप सभी के लिए। 1.3 के लाइक्स हो चुके हैं, अभी भी 700 लाइक हमारे बाकी है। जिन किसी ने भी लाइक नहीं किया एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। चलो बताओ इसका आंसर आप क्या करोगे जी? न्यूटन का प्रथम गति का नियम जो भाई साहब इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। एकदम सही बात है। और एक बात मुझे बताओ, न्यूटन के प्रथम गति से हिसाब से अगर मान लीजिए ये कोई वस्तु अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो इसमें कौन सी बात जो है नहीं बदलती? सबसे पहली बात रहेगी, क्या इसकी वेलोसिटी नहीं बदलती? ऑप्शन नंबर बी, क्या इसका एक्सेलरेशन नहीं बदलता? क्या इसके ऊपर लगने वाला जो बल है वो नहीं बदलता? या ऑप्शन नंबर डी जो है सब सभी के सभी जो है सही रहेंगे? बताओ, सभी लोग आंसर करेंगे। अगर न्यूटन के पहले नियम से के गति के हिसाब से या न्यूटन के पहले लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से अगर ये वस्तु आपकी यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है, क्या कर रही है? ये आपका यूनिफॉर्म मोशन अगर कर रही है, तो मोशन से अगर ये जा रही है तो इसमें क्या नहीं बदलता? तो आपका आंसर आना चाहिए कि वेलोसिटी बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा? ये आपका नहीं बदलता। एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 0 रहेगा। बाहरी बल लगने वाला कितना होता है? आपका 0 होता है। तो क्या नहीं बदलता जी? आपका आंसर रहेगा
वेलोसिटी नहीं बदलती। क्या रहेगी? यहां पर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कैसी रहेगी? वेलोसिटी इसकी रहेगी कांस्टेंट रहेगी, और इसी की वजह से इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा? एक्सेलरेशन 0, और इसके ऊपर लगने वाला बल भी कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। ये डन है, ये क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, न्यूटन के दूसरे नियम के हिसाब से जो है इसका फार्मूला जो बनता है वो क्या होता है? चलो बताओ। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। चलो बताओ, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। चलो सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? द फार्मूला ऑफ फोर्स एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ क्या रहेगा? देखो न्यूटन के सेकंड हिसाब से ना, लॉ के हिसाब से जो है संवेग को, मान के लीनियर मोमेंटम को अगर हम समय के साथ परिवर्तित कर रहे हैं तो आपको क्या मिलता है? फोर्स मिलता है। ये हमारा न्यूटन का दूसरा नियम है। और उसी तरह से फोर्स को हम कैसे लिखते हैं? ये लिखते हैं हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। तो ऑब्वियसली आपका उत्तर क्या आएगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज द करेक्ट आंसर। क्या रहेगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ई फोर जो है बात साहब ये बताता है कि यहाँ पे चेंजिंग वेलोसिटी है। क्या है? चेंजिंग वेलोसिटी जब है, चेंजिंग वेलोसिटी अगर है तो वहां पे आपका एक्सेलरेशन भी मौजूद रहेगा, एक्सेलरेशन भी मौजूद रहेगा, और इसमें जो आपका लगने वाला बल भी मौजूद होता है। ये हमारा न्यूटन का दूसरा नियम है। क्या है? न्यूटन का दूसरा नियम है, इसे आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे, जल्दी से बताइए। एक रॉकेट गैसों को पीछे ढकेल कर आगे बढ़ता है, यह किसका उदाहरण है? चलो बताओ। ये तो बच्चों वाला सवाल है, कोई भी इसका आंसर कर देगा। ये रहेगा आपका न्यूटन का तीसरा नियम। क्या रहेगा? न्यूटन का तीसरा नियम, माने कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ फोर्स, ये तो बच्चों वाला सवाल है भाई साहब, इसका क्या रहेगा? आपका न्यूटन रहेगा। क्या रहेगा? न्यूटन रहेगा। और एक बात मुझे बताओ भाई साहब, जूल मीटर ये किसकी इकाई है? माफ कीजिएगा, जूल मीटर नहीं, जूल पर मीटर ये किसकी इकाई है? देखो क्वेश्चन पूछने को अगर हार्ड अगर पूछना है तो मैं इस तरह से पूछूंगा कि जूल पर मीटर किसकी इकाई है। तो आपका आंसर आना चाहिए कि जूल पर मीटर का मतलब क्या होता है? जूल का मतलब क्या होता है जी? जूल का मतलब क्या होता है? ये न्यूटन मीटर होता है। जूल का मतलब क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर को डिवाइड कर दिया मैंने मीटर से, तो अब ऐसे मीटर मीटर कैंसल, मान कि आपका आंसर आ गया भाई साहब न्यूटन। मान कि ये किसकी इकाई है? ये आपकी बल की इकाई है। किसकी है? बल की इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? ये आपकी प्रेशर की इकाई, मान की दाब की इकाई रहेगी। जूल ये आपके भाई साहब कार्य, मान की वर्क, और साथ में आपकी जो एनर्जी होती है, इन दोनों की इकाई रहेगी। सभी लोग मुझे लिख के बताएंगे कि किलोवाट आवर, किलोवाट आवर ये किसकी इकाई है? ये सवाल पूछा गया है हमारे बीपीएससी में। चलो बताओ, किलोवाट आवर किसकी इकाई रहेगी? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में तेजी से और एकदम फास्ट तरीके से आंसर करेंगे। सेशन में जैसे ही आते हो सेशन को एक बार लाइक कर देंगे। किलोवाट आवर किसकी इकाई रहेगी? तो ये आपकी ऊर्जा की इकाई, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। किसकी है? ऊर्जा की इकाई। कोई भी इसे पावर की इकाई नहीं बोलेगा। केवल अगर आपको वैट नजर आ रहा है तो भाई साहब ये आपकी पावर की इकाई है। और उसी तरह से मुझे बताओ, ये एचपी ये किसकी इकाई है? और 1 एचपी इज इक्वल टू कितना होता है? ये भी लोग सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलो बताओ, ये भी सवाल पूछा गया है कि 1 एचपी यानी कि एचपी मतलब जिसे हम हार्स पावर बोलते हैं। तो भाई साहब ऑब्वियसली ये शक्ति की इकाई रहेगी, माने कि पावर की इकाई रहेगी। और उसी तरह से ये 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना वैट होता है? ये भी आपको याद रखना है, 746 वैट होता है। कितना होता है? जिनको नहीं पता है वो एक बार यहां पे ध्यान देंगे, जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन मोशन इज कॉल्ड एज। ये सवाल पूछा गया है हमारे बीपीएससी 2.0 में। बीपीएससी 2.0 में आया हुआ सवाल है। इसका आंसर सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कर देंगे कि किसी भी वस्तु की अपनी गति में परिवर्तन को विरोध करने की जो भाषा प्रवृत्ति होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया, माने कि जड़त्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया माने कि जड़त्व बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और जड़त्व को न्यूटन के कौन से नियम को बिलोंग कर रही है? ये न्यूटन का भाषा पहला नियम, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, इसे हम जड़त्व का नियम बोलते हैं। चलो अगला सवाल, पोलियो इज प्रिवेंटेड थ्रू। अब देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके
यूपी टेट में आया हुआ सवाल है। चलिए आंसर करेंगे। पोलियो, पहली बात तो ये होती कि भाई साहब पोलियो होता किससे है? पोलियो होता किससे? तो आपका आंसर रहेगा सर ये एक प्रकार की विषाणु जन्य बीमारी है। विषाणु मान के किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर से अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि पोलियो जो होता है भाई साहब ये हमारे शरीर के कौन से अंग को या कौन से सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, तो आपका आंसर रहेगा कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो हमारी न्यूरल सिस्टम होती है भाई साहब, इसे ये इन्फेक्ट करता है और इसी की वजह से उनकी ग्रोथ नहीं होती, मसल जो है वीक हो जाते और हम ढंग से चल नहीं सकते, खड़े नहीं रह सकते। उसके बाद पोलियो के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, ना ही सर्जरी और ना ही एंटीबायोटिक जो उसके लिए काम करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट टाइम मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि हमारे पास पोलियो की 2 प्रकार की वैक्सीन अवेलेबल है। कितनी? 2 प्रकार की अवेलेबल है। ये है भाई साहब आपके जोनास साल्क, ये कौन है? हमारे जोनास साल्क। और ये भाई साहब हमारे अल्बर्ट सैबिन। क्या है? अल्बर्ट सैबिन। तो एक बात याद रखिएगा, साल्क नाम के जो वैज्ञानिक है, इन्होंने भाई साहब एक प्रकार की पोलियो के ऊपर इंजेक्शन जो फाइंड करके दिया, माने कि ये इंजेक्ट किया जाता है ब्लड के अंदर, और सैबिन जो होता है भाई साहब ये माउथ के थ्रू, ये ड्रॉप के फॉर्म में दिया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये बात, दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। और यहां पर एक बात मुझे बताओ, अगर आपने 2 बूंद जिंदगी के पिए हैं, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद है वो सभी ने भाई साहब 2 बूंद जो है वो जिंदगी के पिए, तो एक बात मुझे बताओ, आपने कौन सी पोलियो की दवा ली? आपने भाई साहब साल्क ने बनाई हुई दवा ली है या सैबिन ने बनाई हुई दवा ली है? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और भारत हमारा 2014 में जी पोलियो मुक्त जो है WHO ने उसे घोषित कर दिया था। बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर किए है सभी लोग। मुझे बताओगे 2 बूंद अगर जिंदगी की आपने पिए है तो आपने कौन सी दवा ली है? जो साक ने बनाई है या सैबिन ने? तो आपका आंसर आना चाहिए आपने सैबिन ने बनाई हुए भाई साहब दवा पी है। डन है? डन है, चलो डन डना डन है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका भी आंसर सभी लोग कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? चलो बताओ। Which of the following cell organelle destroy the bacteria entering into the cell? यहाँ पे ये बोला गया है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है जो हमारे कोशिका के अंदर अगर कोई जीवाणु प्रवेश कर जाता है तो भाई साहब उसे नष्ट कर देगा। चलो बताओ, उसे बताओ क्या बोला जाता है उसे? भाई साहब क्या बोलते बताओ? आत्मघाती थैली बोलते उसे, है ना? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका लाइसोसोम रहेगा। क्या रहेगा? लाइसोसोम रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। राइबोसोम जो होता है बात साहब ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। और ये हमारे यूकैरियोटिक के अंदर और हमारा जो प्रोकैरियोटिक होते हैं भाई साहब, इनके अंदर यूकैरियोटिक के अंदर 80S वाले और प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S वाले राइबोसोम पाए जाते हैं। गोल्गी बॉडी की अगर मैं बात करता हूं भाई साहब, इसे जो भाई साहब पोस्ट मास्टर या पोस्टमन बोला जाता है, जो कि भाई साहब लिपिड्स को भाई साहब ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और उसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं भाई साहब, इसमें 2 प्रकार से होते हैं, एक होते हैं आपका रफ और एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है आपको राइबोसोम पाए जाते हैं और स्मूथ जो होते हैं भाई साहब ये लिपिड सिंथेसिस का काम करते हैं। कौन सा? लिपिड सिंथेसिस का और पैकेजिंग का काम करते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। और ये रहा हमारा लाइसोसोम, इसे हम आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। और हमारे शरीर में भाई साहब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के ऊपर या सेल के ऊपर अटैक करते हैं, उन सभी को भाई साहब खत्म करने का, और भाई साहब इनके अंदर भाई साहब ये डाइजेशन का काम करता है, माने कि इनके अंदर जो है बहुत सारे एंजाइम जो है वो एंजाइम बनते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। डन है जी? यहां तक क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन आपको आपके सामने ये रहा। अब बताओ इसका आंसर। ये हमारे 66 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है 2022 का। चलो इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे सब लोग जल्दी से, फास्ट। और एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। हमारा 1.5K का टारगेट जो है जल्दी पूरा होने वाला है। देखते हैं कौन जो है 1.5K कर भाई साहब लाइक करवा देता है फास्ट। जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर देंगे, 2 बार लाइक ना करिए, 1 2 3 बार करें, नहीं तो 5 बार करेगा चलेगा, 2 बार मत कीजिएगा क्योंकि उससे जो है वो डिसलाइक हो जाता है। चलो बताओ, व्हाट इज द टेम्परेचर पॉइंट कॉल्ड एट विच द सॉलिड लिक्विड गैसेस आर कोएक्सिस्ट? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा आपका ट्रिपल पॉइंट रहेगा। क्या रहेगा? ट्रिपल पॉइंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर मैं जल की बात करूंगा तो जल की बात करूंगा कि जो ट्रिपल पॉइंट होता है, जो ट्रिपल पॉइंट होता है, जो जिसे में त्रिक बिंदु बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? हम
थ्री कब इन बोलते हैं? इसमें अगर आपको टेम्परेचर और अगर प्रेशर पूछा जाता है तो याद रखेगा इसमें जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस ये तापमान होता है। और अगर प्रेशर की बात करूंगा तो यहाँ पे देख पा रहे हो 0.6 किलो पास्कल होता है। कितना होता है? 0.6 किलो पास्कल जो है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। अगर आप 6 to 8 और 9 10 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये दोनों बिंदु जो है आपको याद रखना है। डन है जी? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। बताइए, ये भी क्वेश्चन जो हमारे बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। बताओ क्या बोला गया है? वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बस अब संबंधित है? तो ऑब्वियस है जी, ऐसी शाखा, ये प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये हमारी भाषा प्लांट फिजियोलॉजी से आने वाला एक टॉपिक है। माने कि जिसे हम पादप कार्यकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पादप कार्यकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पादप कार्यकी बोलते हैं। इसे आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्वियस है यहां पर आएगा आपका प्लांट फिजियोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और जितने लोग प्लांट टेक्सोनॉमी बोल रहे हैं तो आपको बताना प्लांट टेक्सोनॉमी बस अब ये जो एक ऐसी शाखा है जहां पे जितने भी पादप है इनको विभिन्न वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत किया जाता है माने कि इनको जो है क्लासिफाई किया जाता है। ये क्लासिफिकेशन वाला बस अब एक ब्रांच है। और प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? प्लांट्स के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होती है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस है, चाहे वो रेस्पिरेशन है, चाहे वो ट्रांसपिरेशन है, चाहे वो आपका भाई साहब क्या बोलेंगे आपका ये एक्सक्रीशन रहे या कोई भी प्रोसेस क्यों ना रहेगे, उन सभी के बारे में पढ़ा जाता है प्लांट फिजियोलॉजी में। डन है? यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर दे दिया, मुझे समझ में नहीं आया कि आंसर क्यों गलत कर दिया। प्लांट टेक्सोनॉमी मतलब पादप वर्ग की, इसके नाम में ही लिखा है वर्ग की। ठीक है? डन है? चलो आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह से आपको याद रखना है कि टैक्सोनॉमी अगर की बात करता तो प्लांट टेक्सोनॉमी के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलता है उसका नाम है कार्लस लिनियस। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता देंगे कि कार्ल लिनियस जो होते हैं इनको भाषा फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है? ये आपको याद रखना है। अगर मैं टेक्सोनॉमी की बात करूंगा या प्लांट क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो जनरली पौधों को जो है दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। मैंने अभी पहले भी बताया है। कुछ सिंपल से सवाल पूछता हूं, सब लोग एक बार आंसर कर देंगे। चलो बताओ, संवहनी उतक वाले पहले पौधे, संवहनी उतक वाले पौधे कौन से होते हैं? पहले पौधे, फर्स्ट पौधे। तो आपका आंसर जिसको पता है वो लिख देगा। उसी तरह से भाई साहब फल नहीं होते पर इनके अंदर बीज होती है। क्या होती है? बीज होती है। ऐसे पौधों का नाम मुझे लिखवा दे दीजिए। देखते कितने लोग इसका आंसर कर सकते हैं। और एक कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है, उभयचर किसे बोलते हैं? ये क्वेश्चन तो आपको भाई साहब अगर मरने के बाद भी किसी ने भाई साहब चिमटी ली और उठाया, बता प्लांट में जगत में उभयचर किसे बोला जाता है, तो आपका आंसर निकल आएगा। उसे हम क्या बोलेंगे जी? उसे बोलेंगे हम भाई साहब ब्रायोफाइटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रायोफाइटा के नाम से इसे पहचानते। बराबर है? फल नहीं है, फल नहीं है पर बीज होती है, तो उन पौधों को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। और इनकी बीज कैसी होती है जी? ये बीज होती है आपकी नग्न अवस्था में होती है। मान कि ये कैसे होती है? नेकेड होती है। बराबर है? ये हमने पढ़े। और संवहनी उतक वाले पहले पौधे कौन से रहेंगे? आपके टेरिडोफाइटा रहेंगे। कौन से रहेंगे? टेरिडोफाइटा होते। इस बात को आपको ध्यान में रखना। यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, जुगालू करने वाले जो जानवर जैसे कि गाय के पेट में सेलुलोज को पाचन करने में मदद करने वाले कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? तो ये सवाल तो भाई साहब आप आराम से कर लोगे। तो इस सवाल का आंसर क्या? और बहुत बहुत बढ़िया जी, यहाँ पे 1.5 के लाइक जो है हमारे पूरे हो गए। उस सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो इसका भी आंसर सभी लोग कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? देखो क्या लिखा गया है कि भाई साहब सेलुलोज को पाचन करने में मदद करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे मिथानोजेन बैक्टीरिया होता है। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो भाई साहब हमारे हमारे मानव शरीर में पाए जाते हैं, मानव शरीर में आंत में पाए जाते हैं। और ये भाई साहब सेलुलोज का पाचन करते हैं क्या? नहीं। ये क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंदर जैसे कि आपका B12 विटामिन हो गया, विटामिन के हो गया, इनको सिंथेसिस करने में वो मदद करेगा। राइजोबियम क्या है जी? एक प्रकार का नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है, स्थिरीकरण फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया है।
और मिथ्याजोनिन इसके अंदर पाए जाते हैं, बराबर है। और एक बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो भाई साहब गैया आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इसके बहुत सारे पेट होते हैं। इसके कितने पेट होते हैं? लगभग जो 4 पेट होते हैं। और आपको नजर आ रहा है सबसे बड़ा पेट जो है ये रुमेन नाम का पेट है। क्या है? रुमेन नाम का पेट है। इस आप बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसी के अंदर होते आपके मिथानोजेन बैक्टीरिया होता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, गैया जब पहली बार खाना खाती है तो भाई साहब वो चबाती वगैरह कुछ नहीं है, वो तोड़ेगी और सीधा निगल लेगी। निगलने के बाद ये कहां पे जाता है? ये रूमेन के अंदर जाता है। कहां पे जाता है? रूमेन के अंदर जाता है। रूमेन के अंदर जो मिथानोजेन बैक्टीरिया होते हैं भाई साहब वो सेल्यूलोज को तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं? सेल्यूलोज को तोड़ते हैं। उसके बाद ये तोड़ा हुआ खाना जो भाई साहब सिकम नाम के पेट में जाता है और सिकम से फिर से ये भाई साहब मुंह में लाते हैं। ठीक है, मुंह में लाएंगे। जो मुंह में फिर से खाना वापस आ रहा है इसे कड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कड बोलते हैं या क्यूड बोलो, ठीक है, ये बोलेंगे। डन है? यहां तक क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। और उसी तरह से फिर से एक बार आपको मैं याद दिला दूं कि टीचिंग परीक्षा में जो है 70% का ऑफर 65% का ऑफर चल रहा है, जहां पर आप लक्ष्य 65 का वैसा कूपन कोड का इस्तेमाल कर करके जो है आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हो, अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हो। डन है? चलो रैपिड फायर ले लेते हैं अभी। सभी लोग एक बार तैयार हो जाएंगे। सभी लोग एक बार तैयार हो जाएंगे। और जो जो तैयार है, ये बिल्कुल जुगालू वाले जानवर बोलते हैं। रैपिड फायर के लिए जो लोग तैयार है एक बार हाथ खड़ा कर देंगे और एक बार सेशन को आखिरी बार लाइक कर देंगे जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? जी बिल्कुल जानी सरकार बिहार स्पेशल क्लास है, इसलिए जो है रैपिड फायर के बाद हम क्लास खत्म करने वाले हैं। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सब लोग जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बिल्कुल तेजी से और रैपिड फायर माने कि गोली की तरह आंसर करेंगे। बताइए, जुगालू करने वाले जानवरों के पेट में मिथानोजेनिक बैक्टीरिया की भूमिका क्या होती है जी? ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ये हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, माने कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी जो है जी। डबल डबल लाइक मत करिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है जी। जिन्होंने लाइक किया वो बुरा नहीं मानेंगे भाई साहब, आप प्यारे बच्चे हो, हमारे टीम परीक्षा के बराबर समझदार बच्चे हो। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया बस उनको बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते जी। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताइए, निम्नलिखित में से कौन से बैक्टीरिया जानवर के पेट में नहीं पाए जाते हैं? जानवरों में पेट में नहीं पाया जाता है। मिथानोजेन पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस पाए जाते हैं, राइजोबियम नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा, कार्बोहाइड्रेट विच इज फाउंड इन द मिल्क। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप जो है आपको दूध के अंदर देखने को मिलता है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा रूप जो है उनको आपका देखने को मिलता है? तो आपका आंसर रहेगा वो होता है आपका, कहा गया ऑप्शन लैक्टोज। कहा गया ऑप्शन लैक्टोज। फ्रुक्टोज कहां पे मिलेगा? ये आपको फलों के अंदर मिलता है। इसे सबसे मीठी शक्कर बोली जाती है। सबसे मीठी शक्कर ये होती है। और स्टार्च जो होता है भाई साहब सभी पौधों के अंदर आपको मिलेगा। चलो बताओ अगला चौथा क्वेश्चन। जब एक यात्री चलती हुई ट्रेन से कूदता है तो वो आगे की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? चलिए सभी लोग एक बार आंसर करेंगे। सभी लोग जहां पर भी इस क्लास को अपने शेयर कर सकते हो, चाहे टेलीग्राम रहे, चाहे इंस्टाग्राम या फेसबुक क्यों ना इस्तेमाल करो, एक बार क्लास को शेयर जरूर करेगा। इतनी मेहनत आपके लिए करे, बस आपसे बस यही एक मांग है कि आप जहां पर भी क्लास को शेयर कर सकते हो, अपना एक दिन के लिए व्हाट्सएप स्टेटस क्यों ना रख दो, रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। इससे हमें ज्यादा से ज्यादा जो गरीब बच्चे उन तक पहुंचने में मदद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी हम एकदम प्रीमियम कंटेंट के साथ ही पढ़ा रहे हैं। चलो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ द रेस्ट जो होता है, इनर्शिया ऑफ द मोशन जो होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट अलग बात होगी और इनर्शिया ऑफ मोशन अलग बात होगी। अगर मैं कंटिन्यूस चल रहा हूं एक ही दिशा में तो भाई साहब वो हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। मैं अगर रुका हुआ तो रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे का क्वेश्चन, पांचवा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बंदूक की प्रतिक्रिया गति को कौन सा नियम समझाता है? विच लॉ एक्सप्लेन द रिकॉइल ऑफ द गन। बंदूक मारने के बाद जो बंदूक पीछे आती है भाई साहब ये कौन से नियम को दर्शाती है? तो आपका आंसर रहेगा न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाती है, ठीक है जी। चलो अगला सवाल आपके सामने, छठवां सवाल जी, इसका भी आंसर कर देंगे। रॉकेट मूव्स इन स्पेस ड्यू टू। एक रॉकेट अंतरिक्ष में किसके कारण चलता है? एक रॉकेट अंतरिक्ष में किसके कारण चलता है जी? न्यूटन के तीसरे नियम के कारण, एयर प्रेशर के कारण, फ्रिक्शन के कारण। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के तीसरे नियम के कारण चलता है। सातवां सवाल आपके सामने ये रहा। बताओ इसका आंसर करेंगे। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा ग्रह माने कि भाई साहब पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है? तो भाई साहब ये तो बच्चों वाला सवाल है जी।
ये क्या रहेगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर। 8वां सवाल आपके सामने, राइबोसोम इन्वॉल्व इन, राइबोसोम का भाई साहब काम कौन सा होता है, तो आपका आंसर रहेगा प्रोटीन सिंथेसिस का काम रहेगा। क्या रहेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम रहेगा। और उसी तरह से 9th नंबर का सवाल आपके सामने, पोलियो मुख्यतः शरीर के किस भागों को प्रभावित करता है, जैसे अभी अभी इसके बारे में हमने पढ़े हैं, तो इसका आंसर रहेगा नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र जो होता है इसे इन्फेक्ट करता है। और ये रहा आपका 10वें नंबर का सवाल, और ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। सभी लोग सेशन के बारे में जो है 2 बातें अच्छे लिखकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देंगे। सेशन कैसे लेगा वो भी आप बता दोगे, और आपकी कोई राय अगर है, कुछ बच्चों ने कल कमेंट किया था कि सर 2 घंटे की क्लास से अच्छा कि आप 1 घंटे की क्लास लें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा समय जो है हम पढ़ाई के ऊपर भी दे सके। आपकी क्या राय है, इसके ऊपर राय जो है जरूर लिख दीजिएगा। डन है जी, तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। अभी सर का भी, दानिश सर का भी बहुत ही स्पेशल बिहार स्पेशल क्लास होने वाला है, सब लोग उसे भी ज्वाइन करेंगे, वो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली कमेंट्स एंड लवली your responses. So thank you very much. Bye bye.